बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ हैं सबीन फारूक। और आज इस ट्रांसमिशन का आगाज़ हम करें थोड़े सियासी सवालों से, क्योंकि सियासी शख्सियत साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नदीम अफजल चंद साहब पाकिस्तानी सियासत का एक बड़ा नाम है, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। पार्टी के एक आम वर्कर की तरह काम किया, आवाम के लिए आवाज़ उठाई, क़यादत से बरमला इख्तलाफ भी करते हैं और जब इख्तलाफ करते हैं तो डट जाते हैं, डटे रहते हैं, खमियाजा भी भुगतते हैं, लेकिन डटे रहते हैं। फिर भी मैंने देखा है। तो आज साथ मौजूद हैं इस ट्रांसमिशन में, उन्हें वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर, कैसा जा रहा है आपका रमज़ान? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अब तो आखिरी अशरा शुरू हो चुका है, तो आपकी भी बस होनी शुरू होगी। फिर महसूस तो होता है जब आखिरी दिन आते हैं रमज़ान के, फिर महसूस होता है। अब थोड़े थोड़े क्योंकि गर्मी की तरफ बढ़ रहे हैं ना। हाँ, गर्मी भी है, सियासत में भी एक डिप्रेशन सी आई हुई है। आपने अच्छा डिप्रेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल कर दिया है कि अवाम भी डिप्रेस है। अवाम बेचारी डिप्रेस है, असल में अशराफिया तो डिप्रेस होती नहीं है। अशराफिया जब खुश होती है अवाम डिप्रेस होती है, अवाम खुश होती है अशराफिया डिप्रेस होती है। वो हमने वैसे ये वाला माहौल नहीं देखा कि अवाम खुश हो और अशराफिया डिप्रेस हो। आप दूसरा ही देखा है? नहीं, देखें, माहौल हर दौर में कुछ न कुछ माहौल ऐसा होता है, लेकिन इस वक्त जो एक टकराव तनाव की कैफियत है ना, इसमें दूसरा एक मीडिया बड़ा वायब्रेंट हो चुका है ना, सोशल मीडिया। ये पहले ये टूल्स नहीं थे तो लोगों को चीज़ें पता भी नहीं चलती थी, सिर्फ प्रिंट मीडिया होता था। ऐसे ही है। फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आ गया, वो भी काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड होता था। तो सेठ का जो मीडिया होता है, तो अब ये सोशल मीडिया ये किसी सेठ का नहीं है। तो अब ऐसा नहीं है कि अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा है? अकाउंटेबिलिटी भी ज़्यादा है, लेकिन कुछ मैं समझता हूँ फेक न्यूज़ भी, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लोगों की भी बढ़ गई है। लेकिन अच्छा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, ये तो अच्छी चीज़ है। डेमोक्रेसी में अकाउंटेबिलिटी, सोशल प्रेशर, यही तो चीजें होती हैं। कोई और प्लेटफॉर्म नहीं है तो कम से कम सोशल मीडिया पे आवाम आके प्लेटफॉर्म तो पार्लियामेंट है, प्लेटफॉर्म बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है आवाम के लिए। पार्लियामेंट के आवाम के नुमाइंदे होते हैं ना, और किसके नुमाइंदे? आवाम की बात करते हैं, आवाम की बात ही होती है। अच्छा। असल में ना, जो आप जैसे नौजवान लोग हैं ना, नौजवानों के जहन में कभी आप पार्लियामेंट को आपने स्टडी नहीं किया, पार्लियामेंट में कभी आप गए नहीं। सर, पार्लियामेंट नहीं गए तो है सर, लेकिन पार्लियामेंट के इजलास में जितनी गर्मा गर्मी होती है, कॉपियां फाड़ी जाती हैं, लाते मुक्के चल जाते हैं, हमने वो भी देखा है सर। देखें, ये भी एक पार्लियामान की जमहूरियत का एक हुसन है। ना करें सर, ये लाते चलना हुसन नहीं हो सकता। लाते चलना, देखें, वो लाते तो बिल्कुल नहीं चलनी चाहिए, लेकिन दुनिया की पार्लियामान में बड़े बड़े हादसे हुए हैं। अल्लाह ना करे हमारी कभी पार्लियामान में ऐसा हो। लेकिन आप देखें, बड़े बड़े मैच्योर लोग भी हैं, अच्छी डिबेट्स भी होती हैं, बड़ी बड़ी कानून साजियाँ होती हैं, और कमेटी सिस्टम जो इस पार्लियामानी निज़ाम में कमेटी सिस्टम है, वो उसके अंदर बड़ी, आप कमेटी सिस्टम को स्टडी करें, उसके अंदर बैठें, क्योंकि वो कभी लाइव किसी ने दिखाया नहीं ना। कमेटी सिस्टम हमारा जो है बिल्कुल ऐसी है। कोई मामला हो वगैरह कमेटी में जाता है, उसमें डिस्कशन होती है, उसमें जवाब दे होते हैं, वो तो बिल्कुल सही है। आवाम को जरा सुप्रीम कोर्ट के डेली टिकर चल रहे होते हैं, कमेटियों को टिकर नहीं चलते ना। कमेटी में कभी खबर निकलो, टिकर तो चलते हैं सर। नहीं, बहुत खबर निकलती काम, बहुत कम चलते हैं, खबर निकलती काम है ना सर। सर, लेकिन मौजूदा हालात, जिम्मेदार कौन है? देखिए जी, जिम्मेदार तो अवाम वोट देते हैं सियासतदानों को, ठीक है। अच्छा। तो जिम्मेदारी तो सियासतदानों पे ही आती है। लेते हैं वो जिम्मेदारी? लेनी चाहिए। देखिए, मैं सियासतदान हूँ, मैं ये कहूँ कि हम जिम्मेदारी ना लें, जिम्मेदारी तो फिर हमें ही लेनी चाहिए। ये अलग बात है, जो भी इक़्तिदार से निकलता है वो कहता है मेरा इख्तियार में नहीं था, वो हुकूमत कोई और चला रहा था। जब इक़्तिदार में होते हैं उस वक्त क्यों नहीं कहते कि मेरे इख्तियार में कुछ नहीं? जो ही कोई इक़्तिदार से निकलता है वो कहता है मेरे इख्तियार में नहीं। अभी मौजूदा हुकूमत मैं बैठा हूँ यहाँ, मेरा इख्तियार किसी और का था। यही सुना हमने तो हर दौर में सुना ये, और हमने तो हर दौर में बात बढ़ते भी देखी। नहीं, देखें, मैं समझता हूँ कि अगर जो सिविलियन सुप्रीमेसी या सिविल मिलिट्री बैलेंस का जो है ना, ये एक ट्रांजिशनल फेज है। और काफ़ी आप 1985 गैर जमाती इलेक्शन क्योंकि हो गए, फिर 88 में जमाती हुए, तो उसके बाद आप आए कॉन्स्टिट्यूशन में भी बड़ी चीज़ें, तरमीम भी हुई, सारा कुछ होता रहा वक्त के साथ साथ। पहले 58(2)B थी, प्रेसिडेंट असम्बली तोड़ता, प्रेसिडेंट एक साजिश का गार्ड होता था, प्रेसिडेंट हाउस। लेकिन ये 18वीं तरमीम में आसिफ अली जरदारी साहब ने अपनी पावर्स पार्लियामेंट को दे दी, तो आज पार्लियामान पहले से तो बहुत मजबूत है। आज पार्लियामान में अभी कुछ चीज़ें हैं जो पार्लियामान के, मैं समझता हूँ, डोमेन में होनी चाहिए, वो नहीं है। तो क्योंकि सूबाई खुद मुख्तारी पहले से, अब सूबों को डायरेक्ट यहाँ पे बैठ के मीडिया सूबों को तो वाच नहीं करता, लेकिन सूबों के पास जितने फंड्स हैं, जितने इख्तियारात हैं, मेन काम तो जो डेली रोज़मर्रा के काम हैं वो तो सूबों के कंट्रोल में ज़्यादा है। सही।
तो जिम्मेदारी सियासतदानों पे ही आप डाल सकते हैं। तो मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहता। अगर मौजूदा मौशी बहरान जो है, इसका जिम्मेदार कौन है? मौजूदा हुकूमत ये कहती है कि जो पिछली हुकूमत थी वो इसकी जिम्मेदार है। देखिए जी, मैं बताऊं कि ये बड़े सालों से हम डिक्लाइन की तरफ ही जा रहे हैं। जब पीपल्स पार्टी को हुकूमत मिली थी मुशर्रफ दौर के बाद, उस वक़्त हालात बहुत बदतर थे। फिर वो एक लंबे 10 साल 11 साल के बाद कोई सिविलियन हुकूमत आई थी। तो पीपल्स पार्टी जब गई तो फॉरेन रिजर्व भी 25 बिलियन से ज़्यादा छोड़ के गए, एक्सपोर्ट भी 26 बिलियन से ज़्यादा छोड़ के, 26 बिलियन डॉलर से, और जो गर्दिशी कर्जा सर्कुलर डेट जिसको आप कहते हैं वो 540 अरब पे छोड़ के गए थे। नून लीग आई वो 1100 अरब पे छोड़ के गई। फिर पीटीआई गई वो 4000 से ऊपर छोड़ के गई। देखिए चलता रहा ना, ये काम बढ़ता जा रहा है। कर्जे अदा करने के लिए कर्जे गल तो फिर वधी है। इन हालात में गल कितनी वध गई है? अल्लाह ना करे जी ज्यादा बढ़े। जी ज्यादा बढ़ गई तो फिर क्या होएगा? कुछ नहीं होगा। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि अल्टीमेटली इलेक्शन होने अक्टूबर में हो या अक्टूबर से 1 महीना पहले हो, या टाइम डिबेट डायलॉग होना चाहिए। लेकिन आपके इत्तेहादी कहते हैं कि अगर इमरान खान की अना रही तो इंतखाबात अक्टूबर में भी नहीं होंगे। देखिए जी, मैं समझता हूँ किसी एक फ़र्द की अना जो होती है ना, वो उस पर सिस्टम डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, ना आइन को छेड़ना चाहिए, ना हमारा सिस्टम डिरेल होना चाहिए। पीपल्स पार्टी का तो ये मौक़िफ़ है कि डायलॉग होने चाहिए। अभी जो डेडलॉक पैदा हुआ है पॉलिटिकल डेडलॉक है, और उस पर अभी इनिशिएटिव इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी लेगी। बहुत जल्द आप देखेंगे पीपल्स पार्टी को कमेटी बनाने जा रही है जो अपनी इत्तेहादी जमातों से पहले मुज़ाकरात करेगी और फिर मुज़ाकरात अपोजिशन से भी होंगे। सही। तो ये डेडलॉक तो अल्टीमेटली सियासतदानों नहीं, और पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो डायलॉग पे बिलीव करती है। अच्छा, तो पहले पीपल्स पार्टी, फिर पीटीआई, फिर दोबारा पीपल्स पार्टी। आपके सफर की बात करें। बस वो ऐसे ही है कि जैसे कोई शादी होती है तो अच्छा। कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप से अलहदा नहीं हो जाता जोरा। अच्छा। बेगम के कहने पे तो फिर वो वापस आ जाता है, वो कहता है अच्छा। माँ बाप ही ठीक सन। तनकीद ये हो रही है कि पीपल्स पार्टी के साथ ही आप थे, मतलब सही आपकी जो कह सकते हैं ना ऑनेस्टी उन्हीं के साथ ही, उसके बाद पीटीआई आप खबरें शबरें लिए वापस चले? नहीं, मैं मुखबरों पे बिलीव ही नहीं करता। मैं जो कुछ बातें हैं जो मैं समझता हूँ, मैं ना कभी औरतों पे कमेंट्स करता हूँ, जैसे ना मैं गाली गलोच पे बिलीव करता हूँ। खान साहब के साथ था तो मैं उस वक्त उनकी टीम को भी कहता था कि ये जो ज़बान आप इस्तेमाल करते हैं, कल को यही ज़बान खान साहब की फैमिली के बारे में इस्तेमाल होगी, खान साहब के ऊपर होगी, आप प्लीज़ ये ना करें। और जो विक्टिमाइजेशन की बात होती थी, मैं यकीनन उस वक्त भी उनको कहता था कि ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन ही, अकाउंटेबिलिटी ज़रूर हो, अक्रॉस द बोर्ड हो। ये नहीं कि सिर्फ अपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी हो। जब अपोजिशन अकाउंटेबिलिटी होती है, ट्रांसपेरेंट अकाउंटेबिलिटी वही होती है जिसमें तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ की अकाउंटेबिलिटी हो, जिसमें जजेस की हो, जर्नल्स की हो, मीडिया की हो, सियासतदानों की हो, ब्यूरोक्रेट्स की हो, सब की हो, फिर अकाउंटेबिलिटी पब्लिक मानेगी। अदरवाइज मैं आऊँ इक़्तिदार में आपकी शुरू कर दूँ, आप इक़्तिदार में, विक्टिमाइजेशन हो, तो वो फिर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग होती है, विक्टिमाइजेशन, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। अच्छा, आपने विक्टिमाइजेशन को भी इंजीनियरिंग की तरफ आप ले गए हैं। देखिए अल्टीमेटली तो ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग इस्तेमाल होती है ना जी। इस वक्त भी हो रही है। देखिए अभी भी मैं समझता हूँ कुछ ज्यादतियाँ भी हो रही हैं, कुछ ठीक भी हो रहा है, लेकिन अदल होना चाहिए। अदल का दामन, अदल लोगों को नजर आना चाहिए। मौजूदा हालात में वज़ीर-ए-आज़म ज़ाहिर नून लीग के हैं, फैसले अगर वो करते हैं तो उसका खुमियाजा क्या पीपल्स पार्टी को भी भुगतना पड़ रहा है? देखिए जी, थोड़ा बहुत शेयर तो हमारा हो गई। अच्छा। लेकिन कुछ फैसले हैं जो वो अकेले उनकी अपनी वो ड्राइविंग सीट पे खुद हैं, तो उसका खमियाजा उनको ही भुगतना पड़ेगा। अगर हम ये करें चंद साहब के, ज़ाहिर है आप भी नजर रखे हुए हैं कि अगर 100 फैसले होते हैं इस वक्त जो गवर्नमेंट करती है, उसमें कितने फीसद फैसले जो वज़ीर-ए-आज़म साहब खुद करते हैं? देखिए आप आसिफ अली जरदारी साहब और बिलावल साहब फ्लोर ऑफ द हाउस कह चुके हैं कि डायलॉग होने चाहिए। अब अगर डायलॉग नहीं होते और इसकी सूरत में कोई नुकसान होता है तो फिर जिम्मेदारी उस पर होगी जो डायलॉग से पीछे हटता है, जो डायलॉग के इनिशिएटिव को सपोर्ट नहीं करता। इसी तरह और बहुत सारे मामलात में मैं समझता हूँ कि पीपल्स पार्टी का एक अपना मौक़िफ़ है और नून लीग की अपनी पॉलिसीज़ हैं, दूसरी जमातों की अपनी हैं।
लेकिन कोशिश तो हम कर रहे हैं कि हालात बेहतर हों और मुल्क आगे की तरफ चले। फिर डायलॉग की बात करें, मौक़िफ़ तो है आपका, लेकिन जरदारी साहब क्या कोशिश कर रहे हैं कि डायलॉग होना चाहिए? आपने कमेटी का जिक्र भी किया। जो ओपन जब कोई बयान देता है ना, वो कोशिश जब नीयत होती है शुरू करके कोई बयान देता है फ्लोर ऑफ द हाउस। इसका मतलब है सर, जो कमेटी का जिक्र आपने किया, कमेटी बन गई है? नहीं, बन जाएगी, डिस्कशन हो रही है। लीड कौन कर रहे हैं जरदारी साहब? देखिए ये डिपेंड कर रही है, पता चलेगा अभी चंद दिनों में आपको। अच्छा, पर पीपल्स पार्टी ने वो माहौल क्रिएट करना शुरू कर दिया। यानी पीपल्स पार्टी में माहौल बना रही है जिसमें पहले आपकी इत्तेहादी जमातें आएंगी, पहले इत्तेहादी जमातों से हमें मशावरत करनी पड़ेगी, उनको डायलॉग पे एग्री करना पड़ेगा, TOR तय करने पड़ेंगे, फिर ही आप दूसरी मुखालिफ बात टेबल। इत्तेहादी जमातें एग्री हो रही हैं सर? मेरे ख्याल में हो जाएंगी। कब तक हम देखेंगे सर? या मैंगल ग्रुप या MQM या बाप पार्टी, ये तो आसानी से हो जाएंगी। जरा मौलाना फजल रहमान साहब और नून लीग जरा टफ टाइम देंगे, उनकी अपनी मसाइल है। आपको लगता है? हाँ, मेरी नजर आ रहा है, पॉलिटिकल सेंस कह रही है। आपको नजर भी यही आ रहा है? इसका मतलब राब्ते भी हो रहे हैं, बातचीत भी स्टार्ट हुई है, कुछ रेजिस्टेंस आ रही है। देखिए उनके एक अपनी हिस्ट्री गुजरी है ना, जो PTI की हुकूमत में जो नून लीग के साथ या मौलाना के साथ जो ज़बान इस्तेमाल हुई है मौलाना साहब के बारे में, एक रंजिशें तो हैं ना, कुछ शिद्दतें भी हैं, कुछ रंजिशें भी हैं, कुछ हकीकतें भी हैं। मियाँ साहब नहीं मान रहे? अब मान जाएंगे। कौन से वाले नहीं मान रहे? बड़े नहीं मान रहे कि छोटे नहीं मान रहे? मैं समझता हूँ बड़े मियाँ साहब जो है ना, उन्होंने एक सेक्रीफाइस किया है बड़ा, उनके साथ ज्यादतियाँ भी हुई हैं, तो अल्टीमेटली वो डेमोक्रेसी के ऊपर अब उनका पहले से ज़्यादा पुख्ता यकीन है। तो जमहूरियत को स्ट्रांग करने के लिए मैं समझता हूँ कि वो भी कोई इनिशिएटिव लेंगे। तो ऐसे कौन सा टाइम था जब आपको लगा कि अब PTI को मुझे खुदा हाफिज वापस मुझे PP में चला जाए? देखिए जी, मैं जब शामिल हुआ था उसके बाद 1 साल के बाद ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि जो एक लीडर के तौर पे इमरान खान साहब की मैंने बातें सुनी, लेकिन जब वो प्राइम मिनिस्टर बने तो मैंने एक इमरान खान एक पॉलिटिकल लीडर और एक इमरान खान एज ए प्राइम मिनिस्टर मैंने बड़ा फ़र्क पाया। अच्छा, वो फर्क बताएं जरा सर, जो आपने महसूस बस वो मैं इस वक्त मैं आज प्रोग्राम टाइम थोड़ा है आपके पास। अच्छा, लंबी डिस्कशन है। देखिए वो एक जब आप बात करते हैं लोकल बॉडीज़ के ऊपर बात करते हैं, आप कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर खान साहब का एक नैरेटिव था, हमेशा डिबेट करते थे, लेकिन जब आप हुकूमत में आ जाते हैं तो आप उन चीज़ों पर जब अमल नहीं करते तो फिर कोई एक ऐसी चीज़ जिस पे आपको लगा हो कि इस पे अमल नहीं किया? मैं देखा लोकल बॉडीज़ के ऊपर खान साहब का बड़ा स्ट्रांग बिलीवर थे, लेकिन पंजाब में इलेक्शन क्यों नहीं हुए लोकल बॉडीज़ के? अच्छा सिस्टम क्यों नहीं आ सका? फिर कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर उनका बड़ा वो डिबेट करते थे, लेकिन उनकी कैबिनेट में ऐसे लोग थे जिनका अपना कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट था, लेकिन उनके बहुत करीबी दूर भी हुए इसी बात। देखें रज़ाक दाऊद साहब बिजनेसमैन थे, हर पॉलिसी मेकिंग में थे, पेट्रोलियम सेक्टर में ऐसे लोग थे, फर्नेस के सेक्टर में ऐसे लोग, शुगर मिल्स के अंदर जहांगीर तो एक विक्टिमाइज हुआ ना, बाकी तो वही सारी बाकी वहीं के वहीं बैठे हुए। इस वक्त भी PTI से कोई राबते में है आपके जो चाहता हो कि आप वापस PTI में आए? नहीं, मेरी कई दोस्त मिलते रहते हैं, लेकिन कभी सोचे नहीं। उन्होंने भी नहीं सोचा वापस बुलाने का? मुझे उनका नहीं पता, मैंने कभी सोचा। लेकिन ऐसी कोई ऑफर दोबारा नहीं आई? नहीं, मैं सोचूंगा भी नहीं ऐसे। पीपल्स पार्टी में वापस गए, अभी भी जगह वही है आपकी वहाँ पे, या थोड़े बहुत ट्रस्ट इश्यूज हैं कि अभी दोबारा नहीं साथ चले ना जाएं? कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। आप अपने घर जाए बंदा तो कौन सा प्रॉब्लम होता? आप वापसी गए तो वाकई उन्होंने, अगर मैं किसी और पार्टी में जाता तो फिर शायद प्रॉब्लम होता। PTI से जब आपने सोचा कि राहें जुदा करनी है तो एक ही ऑप्शन थी कि वापस पीपल्स पार्टी ही है? नहीं, मैंने और ऑप्शन के बारे में सोचा ही नहीं। ऑप्शन बहुत थे, नून लीग ने मुझे ऑफर की थी और ऑप्शन थे मेरे पास। अच्छा, लेकिन मैं जिस किस्म की सियासत और बिलावल साहब के साथ मेरा जो या जरदारी साहब के साथ जो मेरा कंफर्टेबल लेवल था, वो मैं किसी और जमात में मिल नहीं सकता। वो इज़्ज़त, वो एहतराम, और जो मैं अपने इलाके के लिए इससे पहले मैंने जो खिदमत की थी अपने हल्के के लिए, या मैं जिस किस्म की सियासत करना चाहता हूँ खुल के बोलने के लिए, फ्रीलांस आप बोल सकते हैं, तो वो किसी और पार्टी में आप बोल नहीं सकते। क्या पीपल्स पार्टी भी ये चाहती है, कोशिश कर रही है कि बड़े मियाँ साहब पाकिस्तान आए? देखिए जी, बड़े मियाँ साहब पार्टी अब क्या कोशिश करेगी? उनकी अपनी हुकूमत है, उनके भाई की हुकूमत है, तो अब तो उनके भाई को कोशिश करनी चाहिए कि वो आए वापस। नहीं, आप लोग नहीं कहते कि इस वक्त मौजूदा हालात में बड़ा अहम है कि पाकिस्तान की जब बात है, देखिए मेरे ख्याल में उनको आना चाहिए, मेरे ख्याल में तो आना चाहिए। आपके ख्याल में आना चाहिए, और नजर क्या आ रहा है आपको? मेरा आ भी जाएंगे।
अच्छा, वैसे इंतखाबात की जब हम बात करते हैं, क्या इस वक्त ऐसी कोई बात हो गई है कि बिलखुसूस पंजाब में पीपल्स पार्टी और पीएमएल सीट एडजस्टमेंट हो सकती है, इंतखाबात पे इकट्ठे जा सकते हैं, कुछ ऐसा मामला तय हो रहा है, डिस्कस हुआ है? देखिए जी, कुछ अगर प्राइवेटली कोई बातचीत हुई हो तो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ वर्किंग हुई है, सुना है। अच्छा, जॉइंट इलेक्शन लड़ने पे, लेकिन इस पे नेशन वाइड नहीं, मैं पंजाब की बात ही कर रहे हैं। अच्छा, लेकिन इसके ऊपर केपीके के हवाले से और पंजाब के हवाले से दोनों सूबों में ज्वाइंट इलेक्शन आपको नजर आ रहा है ये हो जाएगा? मेरे ख्याल में नहीं होगा। और अगर ये हो जाता है तो इसका नुकसान सिंध में होगा? देखिए जी, हर हल्का जो है ना, कॉन्स्टिट्यूंसी टू कॉन्स्टिट्यूंसी डिफरेंट होता है। बिल्कुल, बाज़ जगह पे आपका राइट विंग का वोट, लेफ्ट विंग का वोट जब डिवाइड होता है, या अगर आप नून लीग या दूसरी जमातों के साथ खड़े होंगे तो फिर मेरा ख्याल है कई जगह पे आपका एंटी वोट यूनाइट हो जाता है, कहीं पे जब आपके सोच वाले वोट तकसीम हो जाते हैं। तो ये हर हल्के पे डिपेंड करता है। इसलिए कोई मैं समझता हूँ कि जनरल आप एक प्रिंसिपल नहीं किसी जगह पे नुकसान है, किसी जगह पे फ़ायदा है। पीटीआई में सबसे अच्छा दोस्त कौन बना जब ज्वाइन किया? देखिए जी, मेरी दोस्ती थी, शिबली फराज साहब से दोस्ती थी मेरी, फवाद चौधरी से दोस्ती थी मेरी, शेरी मजारी से अच्छे तल्लक थे, जुल्फी बुखारी से अच्छी दोस्ती थी, आजम सवाती साहब से अच्छे तल्लुकात पहले के थे, पुराने थे। अभी राब्ते हैं? अभी हाँ, बिल्कुल इसी तरह से है या दोस्ती पे भी फर्क आ गया? नहीं, दोस्ती में कम मिलता हूँ उनको, वो डरते हैं जरा हम अपने लीडर से हमें मिलते हुए। अच्छा, खान साहब के साथ वक्त आपने भी तो गुजारा है, स्पेशल असिस्टेंट भी आप रहे, तो कोई 3 खूबियां अगर उनके गिनवा दे। चलें, बहुत सारी बुराइयां तो सामने आ ही जाती है, लेकिन खूबियों के बारे में भी बात करें। खान साहब, मेरी दुआएं उनके लिए, मैं उनकी शख्सियत पे कोई तबसरा नहीं करूँगा। मेरा अच्छा वक्त गुजरा है उनके साथ, इज़्ज़त एहतराम वाला वक्त गुजरा है, और उन्होंने मुझे बड़ी इज़्ज़त दी है। सच्ची बात, मुझे उनकी पॉलिसियों से इख्तलाफ हो सकता है, उनकी टीम से मुझे इख्तलाफ ज़ात से नहीं है, ज़ात से नहीं, उनकी टीम वाली, उनकी ज़ात से कोई। दिल के अच्छे हैं। देखिए, मेरे साथ अच्छे थे जी, मुझे तो कोई इख्तलाफ नहीं, मुझे ऐसा कभी उन्होंने मुझे हर्ट नहीं किया, कभी मुझे उन्होंने स्नब नहीं किया, कभी। ये वैसे बहुत प्यारी बात है कि आप उस पार्टी में नहीं, मुझे बोलने का मौका देते थे, लेकिन उनकी टीम के साथ मैं कंफर्टेबल नहीं था। उसमें मैं उनकी टीम में ऐसे लोग थे जो मैं समझता हूँ कि बड़े डमी करैक्टर के लोग थे। अच्छा, तो वो सूबेदार मेजर माइंडसेट के लोग थे, बस यही मैं आपको वजाहत कर। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया। साथ मौजूद थे नदीम अव्वल चंद साहब, और उन्होंने कहा घर वापस गए वहीं रहेंगे, उसके अलावा कोई ऑप्शन आएगी भी तो कंसिडर नहीं करेंगे। और इंतखाबात उन्हें अक्टूबर से 1 मंथ पहले होते नजर आ रहे हैं, और ये भी नजर नहीं आ रहा उनको कि पीपल्स पार्टी पीएमएल पंजाब में या केपी में इंतखाबात इकट्ठे लड़ सकती हैं। डिस्कशन जरूर हो रही है, बट उन्हें लगता नहीं है कैसे होगा। लेट्स सी, डे टू डे चीजें डिफाइन होती चली जाएंगी। एग्जैक्टली, खान साहब से उन्हें कोई मसला नहीं है, आज भी अच्छी बात ही करें। बढ़ते हैं अब एक ब्रेक के जानिब, रही हमारे साथ रमजान और हम। वेलकम बैक जी, रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। आज मज़ेदार रमज़ान में बनने वाला है कुछ मीठा। कुछ मीठा? वो जो बहुत टेढ़ा होता है। अच्छा, यानी बहुत टेढ़ा होता है। जाना चाहिए आपको, लेकिन हम नहीं बताते, ज़मीन से पूछते हैं। ठीक है जी, ज़मीन क्या है जो बहुत टेढ़ा होता है? अस्सलाम वालेकुम शुएब, अस्सलाम वालेकुम सबीन। जी हाँ, बहुत टेढ़ा होता है, बहुत सीधा होता है, लेकिन बहुत मज़े का होता है। रमज़ान में जब इफ्तार पार्टी होती है, या आपकी जी या जो है घर में कुरान पाक ख़त्म होता है, या रोज़ा खुशाई होती है, तो इसके बगैर जो है वो इनकम्प्लीट है, वो है जलेबी। आज हम बनाने जा रहे हैं जलेबी। स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये रेसिपी जो है इट्स वेरी क्लोज टू माय हार्ट, बिकॉज 15 साल पहले भी जो है वो मैंने ये मसाला टीवी पे बनाई थी, और बड़ी माशाल्लाह ज़बरदस्त बनी थी, और बड़े सबने क्लैपिंग की थी। सो आज हम बनाएंगे थोड़ी डिफरेंट रेसिपी के साथ। अच्छा, मेरे पास है 1 कप मैदा, ठीक है। ये मैंने छाना हुआ मैदा ले लिया है 1 कप, और मैंने जैसे पहले भी बताया कि मैं वो इंग्रेडिएंट्स पिक कर रही हूँ जो आपके पास घर में अवेलेबल हों। तो 1 टीस्पून जाएगा इसके अंदर बेसन, 1/4 टीस्पून जाएगा इसके अंदर मीठा सोडा, बेकिंग सोडा बाय कार्बोनेट, एक ही चीज़ होती है, कंफ्यूज मत होइएगा। ये लिया, उसके बाद हमने इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को किया मिक्स ऐसे करके। अच्छा, यहाँ पे हमने मिक्स किया, और उसके बाद ये है दही मैंने ली है 3/4 कप। अच्छा, दही का देखें डिपेंड करता है, बाज़ दफ़ा दही जो है वो बहुत वाटरी होती है, और बाज़ दफ़ा दही जो है वो बहुत गाढ़ी होती है। इसलिए इसके अंदर जो पानी का इस्तेमाल हम करेंगे वो दही को देखकर करेंगे कि हमें पानी कितना चाहिए, इसलिए पानी की इसके अंदर कोई एग्जैक्ट मेजरमेंट नहीं है, ठीक है। सो मैं दही पहले इसके अंदर ऐड करूँगी, और मैं अपने पास यहाँ पर रखूँगी पानी,
ताकि हम पानी जब हमें ऐड करने की ज़रूरत पड़े तो हम देखें कि हमें कितना पानी इसके अंदर ऐड करना है। इसको मैं पहले मिक्स करती हूँ। ये देखें, इसका ये बैटर जो है ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा पतला होना चाहिए। अगर थोड़ा बहुत मैं आपको इसका बताऊं कि इसका बैटर कैसा होना चाहिए, तो हम जो पैन केक का बैटर बनाते हैं, जो पैन केक बनता है और जो उसका बैटर बनता है, कुछ उससे जो है रिजेंबल इसका बैटर जो है वो होना चाहिए। अच्छा, जो मैंने पहले रेसिपी बनाई थी मसाला पे, वो मैंने बनाई थी इंस्टेंट ईस्ट के साथ, लेकिन क्योंकि ज़्यादातर नॉर्मली ये होता है कि घर में ज़रूरी नहीं होता, मेरे घर में भी अक्सर जो है वो इंस्टेंट ईस्ट नहीं होता, तो इसलिए मैंने आज ये रेसिपी आप लोगों के लिए निकाली है ताकि आप लोग इस रेसिपी को भी घर में इंजॉय कर सकें और अपने घर में बहुत क्रिस्पी और खस्ता जो है ना जलेबी जो है वो बना सकें। अच्छा, इसको मैं मिक्स कर रही हूँ और मैं देखती जा रही हूँ कि मुझे कितना पानी जो है वो ज़रूरत है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका बैटर बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। अभी जब मैं आपको मिक्स करके इसको डन करूँगी तो मैं आपको दिखाऊँगी कि इस बैटर की क्या कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, और इस बैटर को बनाने के बाद आपने कम अज़ कम 5 मिनट के लिए रेस्ट देना है। देखें, सोडा एंड सिट्रिक, ये सबको ही पता होगा। अक्सर औकात ड्रेनेज खोलने के लिए डिफरेंट किस्म की वीडियोस आती हैं फेसबुक के ऊपर, उस पर भी दिखाते हैं कि सिट्रिक एंड सोडा बहुत वेल रिएक्ट करते हैं आपस में, जब साथ मिलते हैं तो बहुत अच्छा रिएक्ट करते हैं। तो उस रिएक्शन को हमें जो एक उस प्रोसेस में लाने के लिए हमें इसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट देना पड़ेगा, ताकि जब दही सिट्रिक है और जो सोडा है वो जब आपस में मिलेंगे तो वो रिएक्शन देंगे। उस रिएक्शन को प्रूफ करने के लिए हमें इसको 5 मिनट्स के लिए रेस्ट देना पड़े। अच्छा, देखें, मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाना चाह रही हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए, ये बिल्कुल आपको नज़र आ रहा होगा कि जो बैटर है ये है पैनकेक वाला, ठीक है। अगर आप लोग पैनकेक बनाते हैं तो आपको अंदाज़ा होगा कि हल्का सा ना शोल्डर के ऊपर जब मिक्स कर रहे होते हैं तो हल्का सा ना प्रेशर आ रहा होता है। ये निशानी होती है सही बैटर की, जब आप इसको मिक्स कर रहे हो तो बहुत इजीली मिक्स नहीं होता, हल्का सा आप अपने शोल्डर पे इस साइड पे प्रेशर फील करते हैं। दैट्स मीन्स कि योर बैटर इज़ रेडी। और देखिए इसकी कंसिस्टेंसी ये होगी। अच्छा, शीरा मैं पकाने को रख रही हूँ। शीरा इज़ वेरी सिंपल, वेरी ईजी, और हमने सिर्फ इसको पकाना है। 2 कप लूँगी मैं यहाँ पे शुगर, चीनी नाप के, ठीक है, नाप के लेनी है आपको। 2 कप लेनी है चीनी, और तकरीबन हमारे पास 1 कप आएगा पानी, और थोड़ा सा ज़्यादा। अच्छा, इसको पकाना बहुत इजी है। इसको आपने शुगर को मेल्ट करना है, और मेल्ट करने के बाद आपने देखते रहना है, यानी कि मेल्ट करने के बाद जब मैं घर में बनाती हूँ तो घड़ी देखकर 1 मिनट इसको ज़्यादा पकाती हूँ। 2 लेंगे इलायची। अच्छा, यहाँ पे डालना है मैंने फूड कलर, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत प्यारा जो है ऑरेंज फ्लेवर आएगा। और लेमन जूस मैंने पहले भी बताया था कि शीरा बनाते वक्त जो है आप यूज़ करेंगे, बिकॉज ताकि जो क्रिस्टल बन जाते हैं शुगर के वो ना बने। अच्छा, देखिए यहाँ पर जो है वो शीरा हमारा हो गया है तैयार। और आपको थोड़ा सा ये पानी वाटरी लग रहा होगा, पर ये वाटरी नहीं होगा। ठंडा होने के बाद जो है ये गाढ़ा होता है, तो आपने ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा वाटरी नहीं करना। अच्छा, यहाँ पे मैंने फ्लेम ऑन की हुई है, और हम यहाँ पर डालेंगे, मैंने पहले ही बताया था कि हमारे जो देसी मीठे हैं वो जितने मज़े के जो हैं वो लगते हैं देसी घी के अंदर, बहुत ही ज़बरदस्त लगते हैं। लेकिन अगर देसी घी घर में मौजूद नहीं है तो डालडा बनास्पति घी आपका बेहतरीन ऑप्शन है। आपने जो है ये वाला घी इस्तेमाल करना है, और इसका कुछ ख़ास टिप्स हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपके पास ये वाला जो फ्राइंग पैन है वो होना चाहिए, ताकि आपकी जलेबी जो है वो आसानी से बड़ी बेहतरीन सी बन जाए। अच्छा, ये मैं डालूंगी इसके अंदर डालडा बनास्पति घी, और हम इसको करेंगे अच्छा सा गर्म। यानी ये तय हुआ कि फ्राइंग पैन जलेबी के लिए इस्तेमाल होता है, हो सकता है सीधा वाला फ्राइंग पैन। जी, मैं फ्राई पैन में ही बनाती हूँ। स्ट्रेट वाला फ्राइंग पैन इजी टू मेक है और इजी टू हैंडल है। अच्छा, देखिए यहाँ पर ये आ गया, मल्टीपर्पज भी है। हमने डाल दिया घी, और हम इसको गरम, जब तक कि घी यहाँ पे गरम हो रहा है, मैं आपको ये सिखाना ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है कि जलेबी बनती कैसे है। देखिए, ये मेरे पास बॉटल है, केचप की बॉटल, जो कि बहुत इजीली आपके पास अवेलेबल है। वो बैटर मैंने जो है इसके अंदर डाल दिया, और स्टार्ट कीजिए। 1 2 3 4 5 लॉक, 1 2 3 4 लॉक, 1 2 3 4 लॉक। मेक श्योर जलेबी आपकी 3 से ज़्यादा पैन में नहीं होनी चाहिए, नहीं तो वो आपस में टकराएंगी और जलेबी जो है आपकी टूट सकती है।
अच्छा, मैं जब तक इसको फ्लिप नहीं करूँगी, जब तक मुझे मेक श्योर नहीं हो जाएगा कि जलेबी हमारी नीचे से कुक हो चुकी है, यानी कि आपने फ्लिप करना है उसको इससे। दिस इज़, ये देखें, बचपन में मैं इस चिमटे को एक हथियार समझता था। कई साल बाद मालूम हुआ कि ये तो चिमटा किचन में खाने पकाने में इस्तेमाल होता है। अच्छा देखिए, ये अब आप देख रहे होंगे कि माशाल्लाह से इसका जो शेप है जलेबी का वो बिल्कुल परफेक्ट है, और हमने इसको गोल्डन ब्राउन कलर का जो है वो फ्राई करना है, और बिल्कुल हमने इसको क्रिस्पी फ्राई करना है, यानी कि क्रिस्पी होना चाहिए। उसके बाद हम इसको इस शीरे में डिप करेंगे और फिर हम अपनी सर्विंग प्लेट पे सर्व करेंगे। अच्छा, अब मैंने यहाँ से जलेबी निकाली और मैंने इस शीरे में डाली, फूड कलर डाला और पिंक कलर का पिंक यहाँ मैंने निकाली, जलेबी बन जाए। वाह। और ये डाली, सही, यहाँ मैंने निकाली और ये मैंने डाली। उसी और तरह गरम शीरे में से निकालना है इसको। हाँ, अच्छा, आप थोड़ा सा ठंडा भी कर सकते हैं, शीरा ठंडा भी कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपकी जो जलेबी है थोड़ा सा गाढ़ा होगा ठंडा होने के बाद। मेरे पास टाइम की ज़रा शॉर्टेज है तो मैं इसको निकालूंगी भी ज़रा जल्दी। ये जब ठंडा होगा शीरा तो आपका जो ये शीरा है वो गाढ़ा हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए ज़मीन को वाकई डार्क जलेबी हो गई हमारी। अब मैं डालूंगी सेकंड डालूंगी बैच जो है जलेबी का। 1 2 3 4 और लॉक, 1 2 3 4 और लॉक। जो मार्केट से जलेबी मिलती है वो तो बड़ी ऑरेंज से कलर की होती है, आपका कलर चेंज है, ब्राउन फूड कलर। अच्छा, फूड कलर डालते हैं, फूड कलर है। और जैसे कि मैंने भी जैसे वो लोग बैटर में भी फूड कलर डालते हैं, और नॉर्मली क्या होता है कि जो बाज़ार में मिलती है, जैसे मैंने डाला है शीरे में फूड कलर, वो बैटर में फूड कलर डालते हैं, इसलिए वो बड़ी ऑरेंज से जो है ना आपको नज़र आती है। अच्छा, इसको भी मैं फ्लिप करूँगी और इनको भी हम ऐसे ही बिल्कुल क्रिस्पी सा जो है वो फ्राई करेंगे, और फिर जो है हम इसको यहाँ पे सर्व करते हैं अपनी सर्विंग प्लेट में। आई होप कि जो मैंने आप लोगों को चीज़ें बताई हैं वो आप नोट करेंगे, और उसके बाद जो है आप उसको घर पे ज़रूर जिस तरह मैंने बताया है उस तरह से ट्राई करेंगे, तो आपको इंशाल्लाह ताला रिज़ल्ट भी जो है वो बहुत परफेक्ट मिलेगा। यानी इसका नाम होना चाहिए लॉक्ड जलेबी। ये जो लॉक वाला जो पार्ट है ना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्योंकि क्या होता है कि हमारा जो जलेबी का शेप है ना वो परफेक्ट घर पे नहीं आता, और वो हर किसी को ये लगता है कि यार ये शेप वो नहीं आया। जब तक आप उसको लॉक नहीं करेंगे तो आपका जो सर्कल बना हुआ है वो डेफिनेटली जब लॉक नहीं होगा तो वो खुल जाएगा। इसीलिए मैंने यहाँ पर भी बताया है ताकि लोगों को मेक श्योर हो कि आपने जलेबी कैसे बनानी है। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब सीधी सादी सी तरकीब थी, गोल घूमती जलेबी की। वैसे इट्स वेरी इजी, और देखिए कितनी आसान है। सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत आसान है। अगर आप देखें तो आपके घर में सब इंग्रेडिएंट मौजूद होते हैं। आपको ये एक बॉटल चाहिए और 1 कप जलेबी से मैं आपको बताऊं ये पूरी प्लेट भर जानी है। अभी जब मैं 1 कप जलेबी से बनाऊंगी तो पूरी जो प्लेट है ना वो भर जाएगी। और अगर समीन को और पतला करना चाह रहा है उसको, आपने जरा ज़ाहिर केचप की बॉटल को इस्तेमाल किया, लेकिन कुछ लोग कहते हैं और ज़रा पतली सी उसकी वो हो, तो वो नोजल उस तरह की रखे ना, नोजल वैसे। तो जो नोजल जो है ना आपकी जलेबी की, जो आपकी बॉटल की नोजल है वो आप देख के फिर लें, ताकि आप जो है फिर पतली वाली नोजल लें। बिस्मिल्लाह, ये वही काम करें, फिर कपड़ा लेके सुराख करें नीचे थोड़ा सा। हाँ, तो लोग अमूमन वैसे ऐसे करते हैं, लेकिन ना करे, वो अनहाइजीनिक होता है। क्यों धुला हुआ कपड़ा इस्तेमाल करें? लेकिन पता बॉटल कहीं ना कहीं उसमें जर्म्स होते हैं, कपड़ा है ना कहीं। हाँ, प्लास्टिक की बॉटल तो बड़ी साफ है, उसमें जर्म हो ही नहीं सकते। अच्छी तरह से वॉश अगर कर लें तो आप वो किचन में इस्तेमाल हो रही है। जी बिल्कुल ठीक है। दिल बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। ये हो गई हमारी जलेबी तैयार, और यहाँ पे मैं डालूंगी थोड़े से बादाम। वाह, पिस्ता भी डालूंगा थोड़ा सा जी। पिस्ते मेरे पास हैं, ये देखें थोड़े से पिस्ते आ गए। अगर आप रोज कह सकते हैं कि आपके हस्बैंड को पसंद है, तो हम भी कह सकते हैं मेरे अब्बू को पसंद है। अच्छा, लेट मी चेक यू द क्रिस्पीनेस। ये देखें कितनी क्रिस्पी जलेबी है ये, और जब ये शीरा थोड़ा सा ठंडा होगा तो ये और क्रिस्पी होगी। अभी गर्म शीरे में मैंने डाली है तो इसलिए ये थोड़ी सी कम क्रिस्पी है, लेकिन जब आप इसको तोड़ेंगे तो बड़ी अच्छी सी ये टूटेगी और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की जलेबी तैयार होगी। चलें, ज़बरदस्त जी। थैंक यू सो मच समीन। जलेबी आपने आज हमें आसान सी तरकीब, तो लोगों ने ट्राई भी करने पे बताना भी है। कल आप बना के लाएंगे, कल आप बना के लाएंगे। थोड़ा जल्दी रहेगा, आप मुझे मौका देना कि मैं घर जा भी सकूं।
जितनी रिकॉर्डिंग्स में आप लोगों ने लगाया है आप सैटरडे को बना के लाएं। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मार्जिन दिया। एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा उनको याद करते हैं जिनके बगैर तमाम जो रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं वो बिल्कुल अधूरी नज़र आती हैं, अभी भी इनकम्प्लीट नज़र आती हैं अगर उनका जिक्र ना हो, उनका तस्करा ना हो। कि उन्होंने नई जहतें भी तो बख्शी फ़न कवाली को। बिल्कुल। हम बात करें मारूफ कवाल अमजद फरीद साबरी साहब की कि किस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया था और किस तरह से वो अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे लेकर चल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। उनके बेटे की अगर बात करें मुजद्दिद अमजद साबरी की, तो वो अपने वालिद की लेगेसी को अब आगे लेकर चल रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनका मारूफ कलाम जो है भरदजोली मेरी या मोहम्मद, वो भी पढ़कर समा बांधते हैं हर महफिल में। तो आज मुजद्दिद हमारे साथ मौजूद हैं, तो शुएब उनसे आज बात करते हैं। उनसे बात भी करते हैं। मुजद्दिद अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुजद्दिद सबसे पहले तो बताइए कि रमज़ान ट्रांसमिशन को, कभी रमज़ान है, रमज़ान ट्रांसमिशन है, आपसे बातचीत भी चल रही है, कितना मिस करते हैं वालिद को? क्या चीज़ उनकी सबसे ज़्यादा याद आती है? बिल्कुल, चीज़ें तो एक एक चीज़ याद आती है और ऑब्वियसली रमज़ानों में इसलिए ज़्यादा याद आती है क्योंकि इसी महीने में अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 16 जो रमज़ान है, जिस टाइम मतलब जो मेरे वालिद साहब की शहादत का दिन है, वो अब लोगों ने यकीन करें उस पर इतना प्यार भेजते हैं, लोग दुआएं भेजते हैं और उन्होंने सबके साथ इतना अच्छा काम किया और सब उसी की दुआओं से हम इस फील्ड में आए और यकीन करें और हम काम करने लगे, उसी तरीके से प्यार मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये जो फैसला करना लाइक 2016 के बाद से 2023 कई साल गुजर गए, उन ट्रांसमिशन का भी हम जिक्र करते हैं। बड़ा आपने मैं कहूँगा दुरुस्त कहा कि हर रमज़ान बिलखुसूस 16 रमज़ान को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, उनकी बात की जाती है। तो तभी हम कहते हैं कि हमारे आसपास ही तो नज़र आते हैं, हमें हर जगह ही महसूस होते हैं, उनका फ़न हमारे साथ है, हमारे दरमियान है। जब मीरास की बात करते हैं, जिस तरह वो एक लेगेसी लेकर चल रहे थे, फिर आपने ये फ़ैसला किया कि अपने बुज़ुर्गों की, वालिद साहब की इस मीरास को, यानी फ़न कवाली को आपने आगे ले जाना है। ये एक मुश्किल फ़ैसला था आपके लिए, चूँकि ज़ाहिर है वालिद साहब का बड़ा नाम, बड़ा मकाम, जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बेसिकली मैं स्पॉटलाइट में तो हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो है ना वो 70-80 साल की मेहनत है, जो कि मेरे दादा वगैरह ने करी, मेरे वालिद साहब ने करी। अब सारी ये जिम्मेदारी ऐसे और ये प्रेशर फील होता है कि खुदा ना खास्ता हमसे कोई गलती ना हो जाए ऐसी कि जो पिछला जो इतनी मेहनत की है हमारे बुजुर्गों ने वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद आपने जिस खूबसूरत अंदाज से पढ़ा, और याद आए हमें अमजद साबरी साहब। हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप पेश करें भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया बनकर सवाली। क्या अगर आप आंखें बंद करके सिर्फ सुने तो ऐसा लगता है कि अमजद साबरी साहब ही ये पढ़ रहे हैं कलाम, ऐसा कोई फर्क महसूस नहीं हुआ हमें। वालिद ने कितना सिखाया था? बिल्कुल भी नहीं सिखाया था और मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल सका था उनसे सीखने का, क्योंकि जब इंसिडेंट हो गया था तो मैं ऑलमोस्ट मेरी एज 13 ईयर्स थी। तो और उनका स्टार्टिंग से फोकस यही था कि स्टडीज़ वगैरह की तरफ रहो, फिर आगे जो तुम्हारा, क्योंकि उनकी तरफ से कभी फोर्स किया ही नहीं उन्होंने कि तुमने म्यूज़िक ही करना है या कवाली ही पढ़नी है या लेगेसी फॉलो करनी है। मेरा जो छोटा भाई है ऑन, उसको मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि उनको ऐसा लगता है कि वो गद्दी नशीन बनेगा, वो जो है वो वालिद साहब की सीट संभालेगा। बाकी हमें तो उन्होंने ये कहा था कि जो तुम्हें करना है, और हमें तो उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा हुआ था कि तुमने जो करना है, आगे बिजनेस में जाना है, बिजनेस संभालना, बिजनेस देखना, इस तरफ आना, वो करना, बिल्कुल उन्होंने फ्री हैंड छोड़ा हुआ था। तो मुजद्दिद वालिद की कौन सी कवाली सबसे ज्यादा पसंद है?
मुझे सारी कवाली पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं शौक से ज़रा या मोहम्मद नूर मुजस्सम सुनता तो वो अगर हमें पढ़ के सुना दें आप। या मोहम्मद नूर मुजस्सम या बीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम हो तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरा वस्फ बयां हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई सल्लल्लाह, तेरी कौन करेगा बड़ाई, इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रज़ाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। क्या खूबसूरत अंदाज आपका। और अभी जब आप गुफ्तगू करते हैं और जिस वक्त आप कवाली पढ़ते हैं, बहुत डिफरेंट लहजा होता है, आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि अभी आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी पतली, एक नॉर्मल सी आवाज़, लेकिन जितनी एफर्ट पुट कर रहे हैं कवाली पढ़ते हुए तो जान और ऐसी गले से आवाज़ आप निकाल रहे हैं कि बिल्कुल यकीनन बार बार मैं ये बात कहूँगी कि अमजद फरीद साबरी साहब की बिल्कुल उन्हीं से ही मुशाबिहत लग रही है। आवाज़ में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। कितनी प्रैक्टिस करते हैं मुजद्दिद आप? रियाजत के टाइम होते हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि दिन में 2 टाइम कम से कम की जाती है। एक सुबह का बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग उठ के, एक निहार मुझे से कहते हैं, और एक शाम के टाइम पे बिल्कुल जो दोनों टाइम जब मिल रहे होते हैं उस टाइम पे, असर और मगरिब के दरमियान। कभी ये सोचते हैं कि अगर यही अंदाज़ आपका होता और वालिद साहब के होते हुए होता, वो ज़िंदा होते, हमारे दरमियान होते और आप ये कवाली इस अंदाज से पढ़ते, तो वो क्या फ़ील करते? हालांकि आपके मुतालिक उन्होंने कभी नहीं कहा, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, ऑन के मुतालिक वो कहते आए। क्या लगता है उस वक्त वालिद की क्या फीलिंग्स होती हैं? बिल्कुल, वो खुश तो बहुत होते हैं। मैं ये चीज़ ही जी मैं इसी चीज़ को मिस करता हूँ कि अगर अब्बा आज होते तो आज मुझे ऐसा लगता है हो सकता था शायद मैं आज और बेहतर होता जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो सिखाते और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और ये चीज़ मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ कि अभी उनको होना चाहिए था। हम उनके साथ, मैं उनके साथ शोज़ वगैरह में जाता, मुझे मतलब एक एक्सपीरियंस होता है एक चीज़ का, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। लेकिन वो खुश अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि वो खुश तो बहुत बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। आप उनकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, ज़ाहिर है। तो ऑन का भी इसी तरह से आप देख रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में आपके साथ हम देखेंगे उनको भी? जी बिल्कुल। ऑन अभी भी मेरे साथ कुछ शोज़ में जाता है जब वो फ्री होता है, जब स्कूल्स वगैरह से छुट्टी होती है। ओके। तो और सबसे छोटा भाई जो है ना मेरा, उस हम तीनों में मोहिब अली जो सबसे छोटा भाई है मेरा, मोहिब अली, उसकी माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है। तीनों भाइयों में से हम और स्टार्टिंग से, क्योंकि हम तीनों, मुझे तो अब समझ लें कि बिल्कुल 2017 या 18 में मैंने कव्वाली को फॉलो करना शुरू किया और पढ़ने कलाम वगैरह शुरू किए। वो तो जब ऑलमोस्ट पता नहीं 1 क्लास में था, वो तब से ही मेरे तायाबू की एक म्यूजिक एकेडमी हुआ करती थी। अच्छा। तो वो स्कूल से आता था, बैग रखता था, उनके पास जाता था और वहाँ सीखने लग जाता था। तो प्रैक्टिस ज़्यादा थी। साथ कि मुजद्दिद आप भी बहुत अच्छी कवाली पढ़ते हैं और वालिद की लेगेसी को आप आगे लेकर बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज मौजूद थे। अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब। रहिए हमारे साथ, रमज़ान और हम। वेलकम बैक। रमज़ान और हम में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। पाकिस्तानी पस मंज़र रखने वाली फौजिया यूनुस साहिबा के आज हम जिक्र करेंगे। बरतानिया की पहली मुसलमान खातून काउंसिल जनरल बनने का एजाज़ हासिल किया, एक तारीख रकम की है। कनाडा के शहर टोरंटो में बरतानवी काउंसिल खाने की सरबराह तैनात किया गया है। और इससे पहले एक एजाज़ और भी है इनके पास, अपने इस शहर में इस्लामाबाद में बरतानवी हाई कमीशन में डायरेक्टर ऑफ कम्युनिकेशन की हैसियत से 3 साल खिदमत सर अंजाम दे चुकी हैं। और इससे कबल बांग्लादेश, श्रीलंका, यहाँ भी पर फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके। तो ये जो मकाम उनको मिला, जो एजाज़ उनको मिला, तो सफ़र पूछना तो बनता है। बिल्कुल जी। फौजिया यूनुस इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम फौजिया, कैसी हैं आप? जी वालेकुम सलाम, ठीक हूँ। आपका तो इफ्तारी का टाइम होगा और मैंने तो यहाँ पर टोरंटो में अभी थोड़ी देर पहले सेट की है।
बिल्कुल, हमारा अफ्तारी का टाइम अभी बस करीब ही है। साथ साथ हमने सोचा कि उससे पहले आपसे भी बात करते चले। इतना बड़ा एजाज आपके पास है, पहली खातून मुस्लिम कौंसिल जनरल आप बनी है। सफर कैसा रहा, क्या क्या चैलेंजेस थे जिनका सामना करना पड़ा? जी, सफर तो मजेदार रहा। मेरी उर्दू इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है, so you'll have to bear with me a little bit. But यहाँ आपने जैसे कहा, मेरी 3-4 पहले भी पोस्टिंग्स रही है बांग्लादेश में और फिर श्रीलंका में भी और पाकिस्तान में भी। और यहाँ पर आने तक मेरे ख्याल में सबसे ज्यादा काम तो मैंने किया है, और मैंने जो फॉरेन सर्विस जो CSS इक्विवेलेंट जो एग्जाम्स थे यूके में, मैंने वो भी दिए हैं। अपनी अंडर ग्रेजुएट डिग्री भी की थी, मास्टर्स डिग्री भी की थी कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। लेकिन सबसे ज्यादा मैं कहती हूँ कि मेरी जो सपोर्ट रही है वो मेरी फैमिली के लिए है, जिन्होंने, मेरी मम एंड डैड की जो दुआ थी, उनकी वजह से मैं यहाँ पर आज पहुंची हूँ। अच्छा फौजिया, थोड़ा सा हम ज़रूर आपके ना बचपन की बात भी करना चाहेंगे। हम ज़रूर चाहेंगे जो आपने यूके में पहले ऑब्ज़र्व किया, अब यूके कितना मुख्तलिफ हुआ। ज़ाहिर है उसी की वजह से आपको ये एजाज़ मिला, आप इस्लामाबाद भी आए, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड देन इन कैनेडा। जो आपकी वालिदा ने फ़ील किया, या जो आपकी वालिदा ने माहौल देखा, या जो आपकी वालिदा ने सफ़र किया, वो आपने नहीं किया। आपने हालात मुख्तलिफ देखे, जिसमें हम देखते हैं कि ऐसा रवैया रखा जाता है मुसलमानों के साथ या पाकिस्तानियों के साथ इन यूके, लेकिन आपने डिफरेंट देखा। मैं ज़रूर चाहूँगा वो सारी सिचुएशन जो आप जिससे गुजरी वो ज़रूर शेयर करें हमसे। जी देखिए ना, जो मेरा जो बचपन था और जब अब टाइम है, इट्स वेरी डिफरेंट, वेरी डिफरेंट। एंड जैसे कि आप देखें कि यूके पॉलिटिशियंस जो हैं, हमजा यूसुफ जो फर्स्ट मिनिस्टर बने हुए स्कॉटलैंड में, ऋषि सुनक एज आवर प्राइम मिनिस्टर, फिर आप देखें कि सादिक खान एज आवर मेयर ऑफ लंदन एज वेल। तो वहाँ यूके में जो हमारी जो साउथ एशियन कम्युनिटीज हैं, उन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है पिछले 30-40 साल में। बिल्कुल बिल्कुल जी। और जो हमारे पेरेंट्स में जो उन्होंने चैलेंजेस देखे थे, रेसिज्म भी था उस टाइम पर। खुद जब मैं छोटी थी, डिस्क्रिमिनेशन था उस वक्त। जी, उस टाइम पर मैंने एक्सपीरियंस भी किया, खुद भी मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है रेसिज्म इन माय ओन कम्युनिटी। और ये भी था कि सिर्फ हम जो सोसाइटी है यूके में, उसको भी हम नहीं कह सकते। खुद जो हमारी कम्युनिटीज थी, मुझे याद है जब मैं छोटी थी, तो जब मैंने कहा अपने अम्मी को कि मैं यूनिवर्सिटी जाना चाहती हूँ, तो कुछ रिश्तेदार थे, तो उन्होंने मेरी अम्मी अब्बू को फोन किया, तो उन्होंने कहा कि आप अपनी बेटी को क्यों यूनिवर्सिटी सेंड कर रहे हैं, क्योंकि वहां जाएगी तो शी इज गोइंग टू बी करप्टेड बाय द वेस्ट। तो खुद हमारी जो कम्युनिटी जो भी थी, वो भी बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा रही थी बच्चों पर कि वो ज्यादा तरक्की। तो ये जो दो चैलेंजेस मैंने देखे हैं कि अब जो ज्यादातर यूके की जो ग्रेजुएट पॉपुलेशन है, most of them come from there's a high proportion that come from an ethnic minority background, ज्यादा आ रहे हैं जो यूनिवर्सिटी जा रहे हैं। और यूके में जो अपॉर्चुनिटीज भी हैं, अब हर फील्ड में आप देखें, whether it's जैसे डिप्लोमेसी में देखें, पॉलिटिक्स में देखें, बिजनेस में देखें, तो हर फील्ड में जो एथनिक माइनॉरिटीज हैं, मुस्लिम्स हैं, हर जो रिलीजन्स हैं, उन्होंने सब बहुत ज्यादा तरक्की की हुई है। ठीक है फौजिया, यहीं पर आपसे भी पूछना चाहेंगे कि सारे चैलेंजेस का तो आपने सामना किया, लेकिन साथ साथ माशाल्लाह बहुत कुछ अचीव भी किया है और पाकिस्तान का नाम रोशन करिए। पहले बांग्लादेश, श्रीलंका, उसके बाद पाकिस्तान में भी आपने काम किया है। किसने सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया, क्रेडिट किसको देंगी? जैसे मैंने अपने पहले भी कहा, मेरे जो मैं तो कहती हूँ, पहले तो ये जो सक्सेस है, मैं तो कहती हूँ कि ये अल्लाह ताला की तरफ से ही आती है। मैं ये नहीं है कि हमारे खुद हम सोचते हैं कि हम बहुत ज्यादा करते हैं और मेहनत करते हैं, तो शायद इसकी वजह से हम पहुंचते हैं। बट एज अ मुस्लिम, मैं यही सोचती हूँ कि जितना भी होता है वो सब कुछ अल्लाह ताला की देन होती है। और लेकिन उसके अलावा जो मेरी सबसे ज्यादा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया है और मुझे एडवाइस देते रहे, वो है मेरी अम्मी। तो मेरी अम्मी तो दुनिया से चली गई 2 साल पहले, लेकिन उन्होंने बहुत ज्यादा मेरी सपोर्ट की थी कि मेरी बेटी यूनिवर्सिटी जाए आगे से। जब मैंने पहली बार लंदन गई अकेले रहने के लिए, तो वो भी मेरे लिए, मैं डर रही थी कि इतनी बड़ी सिटी में मैं अकेली कैसे रहूंगी।
लेकिन हर जगह पर मेरी अम्मी मेरे को सपोर्ट करती थी और वो कहती थी मुझे कि बेटा तुम्हें हमेशा फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है। और मैं कहती हूँ कि तुम जो औरतें होती हैं उनके पास जो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस अगर ना हो आपके पास तो आप बहुत ज्यादा जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं। तुम काम करो, काम पर फोकस करो। एंड शी वाज ब्रिलियंट। मैं कहती हूँ कि मेरी अम्मी बहुत ज्यादा वाइज थी और खुद वो स्कूल कभी भी नहीं गई थी। एंड उनका यही था कि मेरी बेटी जो है वो आगे जाए और वो काम करे। और उसके अलावा मेरे अबू अभी भी हैं, तो पता नहीं वो शिशो देख रहे हैं कि नहीं। और हर जगह पे मेरे अबू ने मेरी बहुत ज्यादा सपोर्ट की है। तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मेरी बेटी है या बेटा है। अक्सर जो हमारी कम्युनिटीज हैं वो कहते हैं कि बेटों के लिए अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए, बेटियों को अगर हम कंट्री से बाहर सेंड कर रहे हैं। देखिए मेरी जो पोस्टिंग्स रही हैं, आई बीन लिविंग ऑन माय ओन इन डिफरेंट कंट्रीज एंड उन्होंने बिल्कुल मेरी सपोर्ट की है हर जगह पर के मेरी जो बेटी है उसको मैं सपोर्ट करता हूँ, मैं ट्रस्ट करता हूँ। उनकी दुआओं की वजह से मैं कहती हूँ कि मैं यहाँ पर। माशा, जिसको भी हमने आगे बढ़ते देखा फौजिया, जब भी सवाल करें सपोर्ट का, पेरेंट्स की बात ज़रूर होती है, फैमिली सपोर्ट का जिक्र ज़रूर होता है। लेकिन जब हम किसी भी खित्ते की बात करते हैं वहाँ के चैलेंजेस मुख्तलिफ होते हैं। मैं अगर एशिया की बात करूँगा चैलेंजेस मुख्तलिफ होंगे ख़वातीन के लिए, वेस्ट की बात करेंगे चैलेंजेस वहाँ पे भी डिफरेंट होंगे। इस वक्त आपको क्या लगता है, अगर हम वेस्ट की बात करें, ज़ाहिर है हम यूके की बात इससे पहले करते हैं, नाउ यू इन टोरंटो, ख़वातीन के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ में किस हद तक वो मुआशरा आगे बढ़ा है? देखिए मैं सोचती हूँ कि इन द यूके मेरे लिए तो इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं। ठीक है। आई हैव यू नो, लेकिन कुछ होता है, अभी भी होता है कि देखें कि अगर जैसे कि अगर आपने हेड स्कार्फ पहना हुआ हो या कुछ ऐसी सी चीजें होती हैं जो आपको चैलेंजेस होती हैं। मैं नहीं कहती हूँ कि बिल्कुल चैलेंजेस नहीं है, लेकिन मैंने 3 साल पाकिस्तान में भी गुजारे, बांग्लादेश गुजारे, और मैं कहती हूँ कि जो खुद हमारी जो कम्युनिटीज होती हैं, जो साउथ एशियन कम्युनिटीज होती हैं, ये ज्यादा खुद पर पाबंदी लगाती हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाती हैं लोगों पर। एंड मैंने खुद भी देखा हुआ है कि बहुत ज्यादा यही होता है कि अगर लड़की यूनिवर्सिटी जा रही है तो उसको यही होता है कि वो कोई यूनिवर्सिटी हो जो घर के पास हो। बेशक वो जो फील्ड में जाना चाहती हो शायद दूसरी शहर में यूनिवर्सिटी हो, लेकिन फिर भी पेरेंट्स जो होते हैं, कम्युनिटीज होती हैं, वो सोचते हैं कि हम अपनी बेटी को दूसरी सिटी कैसे सेंड करेंगे। उसके अलावा मैंने ये भी देखा हुआ है कि जो बेटियां होती हैं जब वो यूनिवर्सिटी जाती हैं इतनी ज्यादा अच्छी एजुकेशन लेती हैं, they have masters, doctors होती हैं, लेकिन जब उनकी शादी हो जाती है तो फिर वो नहीं काम कर सकती हैं। फैमिली प्रेशर्स आ जाते हैं, बच्चे होते हैं, कौन बच्चों को देखेगा। तो ये भी मैं सोचती हूँ कि ये चैलेंजेस जो है ना, ये औरतों के लिए अभी भी हैं, बहुत ज्यादा है। ओके, और लास्टली चूँकि जिस ओहदे की आज हम बात कर रहे हैं उस पर अभी आपको 2 हफ्ते हुए हैं, आपने वो ओहदा संभाला है, कुछ सोच रखा है कि बिलखुसूस मुसलमानों के लिए वहाँ पर रहते हुए आप क्या कर सकती हैं, क्या कर पाएंगी, क्या करना चाहती हैं? जो इश्यूज़ आपने सुने होंगे उनसे मुताल्लिक वो आप एड्रेस करना चाहेंगी। व्हाट आर दोज इश्यूज़? This is I'm very passionate about girls' education. मैं आपको बता नहीं सकती कि ये इशू मेरे दिल के कितने करीब है। एंड और ये भी है कि आई एम अ मुस्लिम एंड जब से मैं आई हूँ 2 हफ्ते पहले तो मैंने शिफ्ट किया है रमजान। मैं किसी को एडवाइस नहीं देती हूँ कि आप नया जॉब और न्यू कंट्री रमजान में ना शुरू करें। दैट्स रियली हार्ड। लेकिन जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैंने इफ्तारीज अटेंड की है। मैंने जान पूछकर सबसे पूछकर कि यहाँ पर इफ्तारी कहाँ हो रही है, वहाँ पर मैं जा रही हूँ। यहाँ की जो मुस्लिम कम्युनिटी है उनसे मैं मिल रही हूँ। और इसके अलावा जो मैंने पहला जो अपना यहाँ पर किया था एंगेजमेंट, वो था एक क्रिकेट का। अच्छा। और यहाँ पर तो क्रिकेट ही नहीं होती है, बट पाकिस्तान में बहुत होती है, बहुत ज्यादा। एंड I went to a girls' school, वहाँ पर लड़कियाँ क्रिकेट सीख रही थी। तो मैं उनसे गई, मिली और उनसे बातें की, उनसे भी मिली, उनके पेरेंट्स से भी बात की। तो मेरी जो यहाँ पर भी यही होगा कि मैं कैसे इंस्पायर कर सकती हूँ
कि यहाँ पर जो मुस्लिम गर्ल्स हैं कि वो यही सोचें कि they can do anything, जो लड़कियां हैं वो जो कुछ वो चाहें वो कर सकती हैं, सिर्फ और सिर्फ उनको ना अपनी फैमिली की सपोर्ट चाहिए होती है। जी बिल्कुल, सपोर्ट एंड अपॉर्चुनिटीज़, अगर आप ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड करें तो बहुत आगे जा सकती हैं। फौजिया, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थी और इसी तरह से आगे बढ़ती रहें, पाकिस्तान का नाम रोशन करती रही हैं। बढ़ते हैं अब एक ब्रेक के जानिब, रहिए हमारे साथ रमज़ान और हम। वेलकम बैक जी, रमज़ान और हम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। और अब ज़रा उनको याद करते हैं जिनके बगैर तमाम जो रमज़ान ट्रांसमिशंस हैं वो बिल्कुल अधूरी नज़र आती हैं, अभी भी इनकम्प्लीट नज़र आती हैं अगर उनका जिक्र ना हो, उनका तस्करा ना हो। कि उन्होंने नई जहतें भी तो बख्शी फ़न कवाली को। बिल्कुल, हम बात करें मारूफ कवाल अमजद फरीद साबरी साहब की कि किस तरह से उन्होंने अपना नाम बनाया था और किस तरह से वो अपनी फैमिली की लेगेसी को आगे लेकर चल रहे थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे साथ वो मौजूद नहीं है, लेकिन उनकी यादें हमारे साथ हैं। उनके बेटे की अगर बात करें मुजद्दिद अमजद साबरी की, तो वो अपने वालिद की लेगेसी को अब आगे लेकर चल रहे हैं और उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं। उनका मारूफ कलाम जो है भरदजोली मेरी या मोहम्मद, वो भी पढ़कर समा बांधते हैं हर महफिल में। तो आज मुजद्दिद हमारे साथ मौजूद हैं, तो शुएब उनसे आज बात करते हैं, उनसे बात भी करते हैं। मुजद्दिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। मुजद्दिद, सबसे पहले तो बताइए कि रमज़ान ट्रांसमिशन को, कभी रमज़ान है, रमज़ान ट्रांसमिशन है, आपसे बातचीत भी चल रही है, कितना मिस करते हैं वालिद को? क्या चीज़ उनकी सबसे ज़्यादा याद आती है? बिल्कुल, चीज़ें तो एक एक चीज़ याद आती है और ऑब्वियसली रमज़ानों में इसलिए ज़्यादा याद आती है क्योंकि इसी महीने में अब तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि 16 जो रमज़ान है, जिस टाइम मतलब जो मेरे वालिद साहब की शहादत का दिन है, वो अब लोगों ने यकीन करें उस पर इतना प्यार भेजते हैं, लोग दुआएं भेजते हैं और उन्होंने सबके साथ इतना अच्छा काम किया और सब उसी की दुआओं से हम इस फील्ड में आए और यकीन करें और हम काम करने लगे, उसी तरीके से प्यार मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर ये जो फैसला करना लाइक 2016 के बाद से 2023 कई साल गुजर गए, उन ट्रांसमिशन का भी हम जिक्र करते हैं। बड़ा आपने मैं कहूँगा दुरुस्त कहा कि हर रमज़ान बिलखुसूस 16 रमज़ान को बहुत ज़्यादा याद किया जाता है, उनकी बात की जाती है। तो तभी हम कहते हैं कि हमारे आसपास ही तो नज़र आते हैं, हमें हर जगह ही महसूस होते हैं, उनका फ़न हमारे साथ है, हमारे दरमियान है। जब मीरास की बात करते हैं, जिस तरह वो एक लेगेसी लेकर चल रहे थे, फिर आपने ये फ़ैसला किया कि अपने बुज़ुर्गों की, वालिद साहब की इस मीरास को, यानी फ़न कवाली को आपने आगे ले जाना है। ये एक मुश्किल फ़ैसला था आपके लिए, चूँकि ज़ाहिर है वालिद साहब का बड़ा नाम, बड़ा मकाम, जिम्मेदारी है, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। बिल्कुल ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बेसिकली मैं स्पॉटलाइट में तो हूँ, लेकिन मेरे पीछे जो है ना वो 70-80 साल की मेहनत है, जो कि मेरे दादा वगैरह ने करी, मेरे वालिद साहब ने करी। अब सारी ये जिम्मेदारी ऐसे और ये प्रेशर फील होता है कि खुदा ना खास्ता हमसे कोई गलती ना हो जाए ऐसी कि जो पिछला जो इतनी मेहनत की है हमारे बुजुर्गों ने वो कहीं ज़ाया ना हो जाए। और भर दो झोली मेरी या मोहम्मद आपने जिस खूबसूरत अंदाज से पढ़ा, और याद आए हमें अमजद साबरी साहब। हम चाहेंगे हमारे नाज़रीन के लिए अगर आप पेश करें भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। कुछ नवासों का सदका अता हो, दर पे आया बनकर सवाली। क्या अगर आप आंखें बंद करके सिर्फ सुने तो ऐसा लगता है कि अमजद साबरी साहब ही ये पढ़ रहे हैं कलाम, ऐसा कोई फ़र्क महसूस नहीं हुआ हमें। वालिद ने कितना सिखाया था? बिल्कुल भी नहीं सिखाया था और मतलब मुझे टाइम ही नहीं मिल सका था उनसे सीखने का, क्योंकि जब इंसिडेंट हो गया था तो मैं ऑलमोस्ट मेरी एज 13 ईयर्स थी, तो और उनका स्टार्टिंग से फोकस यही था कि स्टडीज़ वगैरह की तरफ रहो, फिर आगे जो तुम्हारा, क्योंकि उनकी तरफ से कभी फोर्स किया ही नहीं उन्होंने कि तुमने म्यूज़िक ही करना है या कवाली ही पढ़नी है या लेगेसी फॉलो करनी है। मेरा जो छोटा भाई है ऑन, उसको मेरे वालिद साहब कहा करते थे कि उनको ऐसा लगता है कि वो गद्दी नशीन बनेगा, वो जो है वो वालिद साहब की सीट संभालेगा। बाकी हमें तो उन्होंने ये कहा था कि जो तुम्हें करना है
हाँ, और हमें तो उन्होंने बिल्कुल फ्री हैंड छोड़ा हुआ था कि तुमने जो करना है, आगे बिजनेस में जाना, बिजनेस संभालना, बिजनेस देखना, इस तरफ आना, वो करना, बिल्कुल उन्होंने फ्री हैंड छोड़ा हुआ था। तो मुजद्दिद, वालिद की कौन सी कवाली सबसे ज्यादा पसंद है? मुझे सारी कवाली पसंद है अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं शौक से जरा या मोहम्मद नूर मुजस्सम सुनता तो वो अगर हमें पढ़ के सुना दें आप। या मोहम्मद नूर मुजस्सम या बीबी या मौलाई, तस्वीर कमाल मोहब्बत तनवीर जमाल खुदाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम हो तेरा वस्फ बया हो किसे, तेरा वस्फ बया हो किसे, तेरी कौन करेगा बड़ाई, सल्लल्लाह तेरी कौन करेगा बड़ाई, इस गर्द सफर में गुम है, इस गर्द सफर में गुम है, जिब्रील अमी की रज़ाई, या मोहम्मद नूर मुजस्सम। क्या खूबसूरत अंदाज आपका। और अभी जब आप गुफ्तगू करते हैं और जिस वक्त आप कवाली पढ़ते हैं, बहुत डिफरेंट लहजा होता है, आवाज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है कि अभी आपकी आवाज़ जो है वो थोड़ी सी पतली, एक नॉर्मल सी आवाज़, लेकिन जितनी एफर्ट पुट कर रहे हैं कवाली पढ़ते हुए, तो जान और ऐसी गले से आवाज़ आप निकाल रहे हैं कि बिल्कुल यकीनन बार बार मैं ये बात कहूँगी कि अमजद फरीद साबरी साहब की बिल्कुल उन्हीं से ही मुशाबिहत लग रही है। आवाज़ में फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। कितनी प्रैक्टिस करते हैं मुजद्दिद आप? रियाजत के टाइम होते हैं, जैसे हमारे बुजुर्गों ने बताया था कि दिन में 2 टाइम कम से कम की जाती है। एक सुबह का बिल्कुल फ्रेश मॉर्निंग उठ के, एक निहार मुझे से कहते हैं, और एक शाम के टाइम पे बिल्कुल जो दोनों टाइम जब मिल रहे होते हैं उस टाइम पे, असर और मगरिब के दरमियान। कभी ये सोचते हैं कि अगर यही अंदाज़ आपका होता और वालिद साहब के होते हुए होता, वो ज़िंदा होते, हमारे दरमियान होते और आप ये कवाली इस अंदाज से पढ़ते, तो वो क्या फ़ील करते? हालांकि आपके मुतालिक उन्होंने कभी नहीं कहा, जैसे आपने खुद भी जिक्र किया, ऑन के मुतालिक वो कहते आए। क्या लगता है उस वक्त वालिद की क्या फीलिंग्स होती हैं? बिल्कुल वो खुश तो बहुत होते हैं। मैं ये चीज़ ही जी मैं इसी चीज़ को मिस करता हूँ कि अगर अब्बा आज होते तो आज मुझे ऐसा लगता है हो सकता था शायद मैं आज और बेहतर होता जिस तरीके से मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे वो सिखाते और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। और ये चीज़ मैं सीरियसली बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ कि अभी उनको होना चाहिए था, हम उनके साथ, मैं उनके साथ शोज़ वगैरह में जाता, मुझे मतलब एक एक्सपीरियंस होता है एक चीज़ का, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली नहीं हो सका। लेकिन वो खुश अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे लगता है कि वो खुश तो बहुत बिल्कुल होंगे, बिल्कुल होंगे। आप उनकी लेगेसी को लेकर चल रहे हैं, ज़ाहिर है। तो ऑन का भी इसी तरह से आप देख रहे हैं, आगे आने वाले दिनों में आपके साथ हम देखेंगे उनको भी? जी बिल्कुल। ऑन अभी भी मेरे साथ कुछ शोज़ में जाता है जब वो फ्री होता है, जब स्कूल्स वगैरह से छुट्टी होती है। ओके। तो और सबसे छोटा भाई जो है ना मेरा, उस हम तीनों में मोहिब अली जो सबसे छोटा भाई है मेरा, मोहिब अली, उसकी माशाल्लाह बहुत प्यारी आवाज़ है। तीनों भाइयों में से हम और स्टार्टिंग से, क्योंकि हम तीनों, मुझे तो अब समझ लें कि बिल्कुल 2017 या 18 में मैंने कव्वाली को फॉलो करना शुरू किया और पढ़ने कलाम वगैरह शुरू किए। वो तो जब ऑलमोस्ट पता नहीं 1 क्लास में था, वो तब से ही मेरे तायाबू की एक म्यूजिक एकेडमी हुआ करती थी। अच्छा। तो वो स्कूल से आता था, बैग रखता था, उनके पास जाता था और वहाँ सीखने लग जाता था। तो प्रैक्टिस ज़्यादा थी साथ कि मुजद्दिद आप भी बहुत अच्छी कवाली पढ़ते हैं और वालिद की लेगेसी को आप आगे लेकर बढ़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज मौजूद थे। अब हम बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, रहिए हमारे साथ। रमज़ान और हम, वेलकम बैक जी। चले आपको सैर पे लेके चलो। आज मैं पहले वहीं पर हूँ जहाँ आपने सैर करानी है। मैं कल से वापस ही नहीं आया। वापस ही नहीं आया, कल से आप वहीं पर खो गए। तो मैंने कहा चले आपको मजीद सैर करवाते हैं। नए आप शहरों में लेकर जाएंगी? नए शहरों में लेकर जाएंगे। चलें जी, कल हम बात कर रहे थे तुर्किया की। कल जब हमने बात की थी तो हमने कैपाडोकिया के चिमनीज भी दिखाई थी आपको, हमने ट्रोजन वॉक का जिक्र भी किया था। लेकिन ऐसे हम ये ज़रूर कहेंगे कि किला फतह करना आसान होता है सभी, दिल फतह करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आज हम उस शख्सियत की बात करेंगे जिन्हें कहते हैं दिलों का दिल जहाँ पर बसता है, यानी जलालुद्दीन रूमी। आज हम उनका जिक्र करेंगे। खुरम इलाही साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल, मेरे ख्याल से तुर्किया के पास जितनी भी दुनियावी सतह की चीज़ें हैं जो इंटरेस्टिंग है वो हमने कल कवर की।
लेकिन अगर एक ऐसी शख्सियत का जिक्र हम करना भूल जाएं, कहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए जैसे मोहब्बत फूट रही है कूनिया से, यानी अगर आपने मोहब्बत सीखनी हो, अगर आपने अक्ल को हारते देखना हो, अक्ल के आगे के देश देखने हो, सही और गलत से दूर की बस्तियां देखनी हो, तो आपको तुर्किया जाना है और तुर्किया में ख़ुसूसन कोनिया जाना है और वहाँ पर जाकर आपको देखना है मौलाना जलालुद्दीन रूमी का मज़ार। और हैरत की बात है कि ये बल्ख में पैदा हुए जो कि अफ़गानिस्तान में है, और अफ़गानिस्तान की मिट्टी बहुत ज़रख़ेज़ है तसव्वुफ़ के लिहाज से। और वहाँ से इनके वालिद जो कि ख़ुद एक टीचर थे, वो जब मंगोल्स हमला करने लगे थे तो ये वहाँ से हिजरत करके मक्का की तरफ आए और फिर बाद में वो कोनिया में सेटल हो गए। तो ये तकरीबन 12 साल के थे जब ये सफ़र शुरू हुआ और फिर ये कोनिया में ही रहे। और इनको मौलाना जलालुद्दीन रोम क्यों कहा जाता है, तो जो रोम अनाटोलिया में मौजूद है वहाँ पर क्योंकि ये रहे थे तो वहाँ से इनको मौलाना जलालुद्दीन रूमी कहा जाता है। और मौलाना इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये उस्तादों के उस्ताद हैं, मास्टर हैं। लेकिन सबसे हैरत की बात है कि यही वो शहर है जहाँ इनकी मुलाकात अपने उस्ताद मुर्शद से हुई, जिनके बारे में इन्होंने कहा था कि मौलवी हरगिज़ ना शुद मौलाए रोम, मैं सारी उम्र मौलवी ही रहता और मौलाए रोम ना बनता, ता ग़ुलाम शम्स तब्रेज़ी ना शुद, अगर मैं तब्रेज़ के घर ग़ुलाम ना होता तो दुनिया का बादशाह ना बन सकता। तो मैं बादशाह बना ग़ुलामी करके। और वो बहुत हैरान कुन वाक़या, मेरा बहुत दिल है सामीन नाज़रीन को सुनाया कि वाक़या कोनिया में हुआ था। और मेरे ख्याल से जदीद जितने भी शोरा की ज़िंदगी का अगर कोई वाक़या लिखा गया तो यही वाक़या। तो ये आलिम बन चुके थे, बहुत कुछ जानते थे लेकिन इल्म नहीं रखते थे। तो जैसे कहते हैं ना कि इल्म जानने का नाम नहीं होता, बनने का नाम होता है। तो ये बस जानते थे, अभी बन नहीं पा रहे थे, इल्म चख नहीं पा रहे थे। तो ये अपने तलब इल्मों को पढ़ा रहे थे। तो इतने में इन्होंने देखा कि कोई एक बंदा आके बैठ गया और उसने पूछा, मौलाना ये साथ क्या रखा है? तो वहाँ किताबें पड़ी हुई थी। ये भी बहुत आम सवाल है कि वो किताब जो पानी में गई वो भी मैं बताता हूँ वो किसकी किताब। तो उन्होंने कहा कि ऐसे देखा मौलाना ने, उनमें गुरूर था। और हम जानते हैं कि रसूल का कौल है कि जिसमें रत्ती बराबर भी गुरूर मौजूद है जन्नत ना देख पाएगा। तो उन्होंने बस दूर से ही देखा था, इस्लाम पढ़ाते थे। तो उन्होंने कहा, अरे भाई ये क्या रखा है? तो उन्होंने कहा, ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें समझ नहीं आएंगी। तो तब्रेज़ ने गौर से किताबों को देखा तो उनमें से एक किताब उड़ी और वो पास एक पानी था उसमें जाके गिर गई। तो वो घबरा गए मौलाना जलालुद्दीन। उन्होंने कहा, अरे ये क्या है? तो उन्होंने कहा, ये वो है जो तुम नहीं समझ पाओगे। और वो किताब उनके वालिद की पसंदीदा तरीन किताब है, वो भी मगरिब में छप चुकी है, उसका नाम है द ड्राउंड बुक। वो किताब जो डूब गई थी और वैसे ही वो बाहर आई। तो वहाँ से उनके ज़िंदगी का सफ़र शुरू हुआ। और सफ़र बस ऐसा शुरू हुआ कि फिर उनसे अल्लाह ने इतनी कुछ शायरी करवाई। आप देखें कि अगर आज की तारीख़ में हम मौलाना को याद रख रहे हैं तो उलमा तो उस ज़माने में कई थे। हमने कल ही देखा ना, 80,000 मसाजिद हैं, लेकिन कि उसमें 80,000 में 2-2 भी लगा लें तो कई लाखों में उलमा होंगे। तो मौलाना क्यों याद रह गए? तो तब्रेज़ यही चाहते थे कि मौलाना मैं चाहता हूँ तू मरे ना, तेरा जिक्र होता रहे। 25,000 अशार अपनी मसनवी में रखे। और फिर वो सबसे बड़ी किताब जो कम पढ़ी जाती है, दीवान शम्स, 40,000 अशार लिखे। सारे उसी शहर में बैठ के लिखे जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं, कोनिया का। और फिर जब उनके उस्ताद छोड़ कर गए तो अब हम आते हैं तुर्किया की सैर की दूसरी बड़ी बात कि तुर्किया कोई जाएगा तो आपके लिए गिफ्ट ज़रूर लाएगा, वर्लिंग दरवेश का। बिल्कुल, जो मौलाना जलालुद्दीन रूमी की तरह दरवेश हैं जो कि उनकी तरह घूम रहे होते हैं अपनी मरकज़ के गिर्द। तो सलाउद्दीन ज़रकोब उनके, अब वो जा चुके हैं उनके उस्ताद। तो सलाउद्दीन ज़रकोब मौलाना के एक स्टूडेंट थे, वो लोहा कूट रहे थे। मौलाना गलियों में कोनिया के ढूंढ रहे हैं, अरे मेरे उस्ताद कहाँ गए, मेरा तब्रेज़ कहाँ गए, मेरा शाह शम्स कहाँ गया? वो ढूंढ रहे हैं और वो नहीं मिल रहे। तो वो लोहा कूट रहे हैं, तो लोहा कूटने की आवाज़ एक रिदम पैदा हो रहा था। और वो रिदम जब पैदा हुआ तो इतनी ज़ोर का मौलाना जलालुद्दीन रूमी को इस बात का झटका लगा कि जब भी दो मिलते हैं तो एक आवाज़ पैदा हो रही है। और उस आवाज़ के रिदम ने और दो आवाज़ों के, दो लोहों के मिलने ने उन पर ऐसी कैफियत तारी की कि आपने झूमना शुरू कर दिया। और उस झूमने की अहम बात यह है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी पे यह राज खुला कि हर शय अपने मरकज़ के गिर्द घूमती है। आप एटम को देख लें, जो फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक है इस कायनात का, वो अपने मरकज़ के गिर्द घूम रहा है। बच्चा अपनी माँ के गिर्द रहता है, हम अपने घर के गिर्द ही बसाते हैं। और इवन जब हम तवाफ़ के लिए जाते हैं तो हम घूम रहे होते हैं। और फिर मौलाना को ये राज पता चला कि उस्ताद तो मेरे अंदर ही है, तो रब्ते तुहाडे अंदर वसे विच कुरान इशारे की जो हम बात कर रहे होते हैं। लेकिन अहम बात यह है कि ये फ़कत मौलाना का और हमारा एक बहुत अहम रिश्ता ये कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल की एक ऑनरेरी जो कब्र है वो भी कोनिया में मौजूद है। और मौलाना के मज़ार की भी एक शय पाकिस्तान में मौजूद है और वो है उनकी मट्टी। अच्छा। जब अल्लामा मोहम्मद इकबाल फौत हुए तो उन्होंने
अपना मुर्शद करार दिया मौलाना जलालुद्दीन रूमी को, तो कोनिया से मट्टी आई, लोग लेकर आए और फिर उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल जब दफन हो रहे थे तो उस मट्टी में मौलाना जलालुद्दीन रूमी के कब्र की मट्टी को मिलाया। क्यों? क्योंकि इकबाल अपने मुर्शद को ना देख पाए सारी उम्र, तो अब इस लंबे सफ़र पे जो कब्र में है वहाँ पर अपने उस्ताद की मट्टी की महक उसको आती रहे ताकि उसका सफ़र आसान होता रहे। तभी अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था, इलाज आतिश रूमी के सोज में है तेरा, तेरी खिरत पे है गालिब फरंगियों का फसूं। इलाज चाहते हो इस दौर में, रूमी को पढ़ा करो। और आखिरी बड़ी बात कोनिया तुर्किया के हवाले से, और ये पब्लिश रिपोर्ट है कि नफ्सियाती आर्ज़ों के लिए और ख़ुसूसन कश्मीर में, मैं ज़रूर दावत दूंगा सामीन नाज़रीन को इसको ज़रूर पढ़ें, मौलाना जलालुद्दीन रूमी की नज़में लिख के दी जाती हैं कि इनको पढ़ें। ची अफसुर्दी दरा गोशा चिरा तू हम नमी गर्दी, कहाँ तू अपने जहन में उलझनों में अंधेरे में कोने में बैठे, इतना बड़ा जहन है तेरा, मगर तू फ़िक्र मनहूसी के जुज़ बर गम नमी गर्दी। तो मौलाना जलालुद्दीन रूमी का कलाम प्रेस्क्राइब होता है, अगर आप जहनी आर्ज़ों में हैं, अंधेरों में हैं, तो आप पढ़ें और अपने अंदर अगर गूंजने दें कई दफ़ा, तो आपको ऐसे महसूस होता है शायद रोशनी आपके अंदर है, असल में तो अंधेरा बाहर है। एक चीज़ और भी कि जलालुद्दीन रूमी ने तो खुद भी एज ए रेफ्यूजी ज़िंदगी गुजारी, तो क्या उसका स्पिरिचुअल इफेक्ट यहाँ पर भी है तुर्किया में? बहुत ही प्यारी बात, मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने एज ए मुहाजिर बहुत ज़िंदगी का वक्त काटा और सबसे बड़ी हिजरत तो अपने उस्ताद से हिजर काटा। उसकी खूबसूरती पूरी तुर्किश स्पिरिट में है कि आज इस मुल्क कायनात को, इस ज़मीन को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि कोई मुल्क आगे बढ़े और मुहाजिरीन का लोड उठाए। तो दुनिया में इस वक्त सबसे ज़्यादा मुहाजिरीन जो एक्टिव मुहाजिरीन है वो तुर्किया में ही है, 40 लाख के करीब, जिनमें से 36 लाख सीरिया के हैं, जिसके ऊपर उनके सदर ने एक दिन कहा भी था कि हम, अगर आप इतना अखलाक हमें समझा रहे हैं तो हम किस दिन दरवाजे खोलते हैं और मुहाजिरीन को आप रखें। तो ये भी लगता है कि मौलाना जलालुद्दीन रूमी की मोहब्बत की स्पिरिट है जहाँ से तुर्किया के लोगों में आया कि अब वो उनके बाजू हमेशा विद आर्म्स वाइड ओपन, जिसका कोई घर नहीं है तुर्किया उसको अपना घर दे। बहुत शुक्रिया खुर्रम भाई, साथ मौजूद थे। हम तुर्किया की बात कर रहे थे, जलालुद्दीन रूमी का जिक्र और था। एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। 21 रमज़ान मुबारक, जिससे आज हमने इस ट्रांसमिशन का आगाज़ किया। फातिह खैबर, हैदर कर्रार, कातिब वही, दमाद रसूल, हसनैन करीमैन के वालिद, शुजात के पैकर, अबू तुराब, सहाबा के यार, रसूल के प्यारे, उम्मत के मोहसिन, खलीफा चारम, अमीरुल मोमिनीन हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम, यौम शहादत है उनका आज। आप रज़ी अल्लाह अन्हु का मकाम मर्तबा बहुत बुलंद, खानवादे रसूल से निस्बत हो या दुनिया में मज़हब इस्लाम की तरवीज व गलबे के लिए की जाने वाली काविशें, आप रज़ी अल्लाह अन्हु एक इम्तियाज़ी मकाम रखते हैं। आप खुदा और रसूल के सबसे ज़्यादा महबूब हैं, यहाँ तक कि आप रज़ी अल्लाह अन्हु को नफ्स रसूल का खिताब मिला। जब मुहाजिरीन और अंसार में भाईचारा किया गया तो आपको पैगम्बर खुदा ने दुनिया और आखिरत में अपना भाई करार दिया। और आखिर में गदीर खुम के मैदान में हज़ारों मुसलमानों के मजमे में यह ऐलान फरमाया, मन कुन्तु मौला फ़हज़ा अलीउन मौला, जिसका मैं मौला उसका अली भी मौला। तो आइए आज मालूमात लेते हैं उस शख्सियत के बारे में जो खुद बाबुल इल्म कहलाए। बिल्कुल, और उन्हीं की शख्सियत पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजा ज़िया साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की बात की जाए तो कौन उनकी शख्सियत, उनके मर्तबे से वाकिफ़ नहीं है, लेकिन हम चाहेंगे कि थोड़े कम टाइम में आप उनकी कुछ फजीलतें बयान करें। बेशक जी, आपने जिस हस्ती का आज जिक्र छेड़ दिया, ये वो है जिनके बारे में जितनी भी तारीफ़ की जाए वो कम है। और यकीन जानिए कि वाकई में जिन्होंने भी सैयद अली के बारे में कुछ भी कहा है, वो ऐसी बातें कही है कि इंसान की आंखों में आंसू आ जाते हैं कि हर एतबार से आप किसी की शख्सियत देखते हो ना, तो उसकी शख्सियत के जितने भी पॉसिबल पहलू हो सकते हैं उनमें आपको वो कमाल के दर्जे पे नज़र आएंगे। मिसाल के तौर पर सबसे पहली बात जो उनकी बहुत स्ट्राइकिंग है वो ये कि बहुत ही इल्म वाले, बहुत ही वाइज इंसान और बहुत ही तदब्बर और तफक्कुर करने वाले। यानी एक चीज़ जो क्वालिटी आपको नज़र आती है ना कि एक डीप थिंकर एक शख्स होता है, हर चीज़ को बड़ी गहरी निगाह से देखना, बहुत आला दर्जे का फ़हम होना हर चीज़ का, और फिर उम्मत का एक काजी होना यानी जज होना, और इस ज़बरदस्त तरीके से फ़ैसले करना कि जिसकी मिसाल नहीं मिलती। इसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि सैयद अली एक तो इस्लाम में दाखिल होने वाले उन पहले लोगों में शामिल हैं कि जो सबसे पहले जो है वो इस्लाम की तरफ आए। उसके अलावा ये कि जिस यूनिवर्सिटी में आपने तालीम हासिल की वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना घर है। हज़रत खदीजा और सैयदना यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने घर में पलने वाले, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फिर उनके इल्म का, उनकी फरासत का, उनकी हिकमत का क्या मर्तबा और मकाम होगा। और फिर आगे जाके हम देखते हैं कि जब मदीना में जाते हैं तो जैसे आपने अभी हवाला दिया, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना अंसार और महाजिरीन के बीच में ना
पेयर बनाना शुरू किए कि जी अंसार, और अंसार के यकीनन बहुत सारी खिदमात हैं मुहाजिरीन के लिए कि उन्होंने अपने घरों को खोला, अपने बिजनेसेस को आदा किया, अपने घरों को आदा किया कि भाई हमारे भाई आए हैं। तो हुआ ये कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारों को ना अपने अपने भाई अलॉट कर दिए, और सैयदना अली के पास कोई नहीं था, वो अकेले थे। तो सैयदना अली बाकायदा तौर पर, अब वो एक अडल्ट हैं, बच्चे नहीं हैं, अडल्ट होते हुए वो रो रहे हैं, और वो रो रहे हैं कि मतलब आज मैं तो इग्नोर हो गया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अना अखी या अली, कि मैं तुम्हारा भाई हूँ अली, मैं तुम्हारा भाई हूँ। और एक और रिवायत में कहा कि अली तुम्हारा और मेरा रिश्ता तो ऐसा जैसे मूसा और हारून का था, यानी ये नबी के जो ना चचाजाद बेटे थे, और ये वो सहाबी रसूल हैं, वो नबी के फैमिली मेम्बर हैं जो कि जब हिजरत का मौका आया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बिस्तर में लेट गए जब उनके ऊपर कत्ल की धमकियाँ थी, कातलाना वार हो रहे थे। क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता था कि मैंने कुछ लोगों की अमानतें मेरे पास पड़ी हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सही तरीके से वो जो है ना हैंड ओवर कर दी जाए। अब आगे आप देखते हैं कि जहाँ पे हम देखते हैं कि सैयदना अली जो है, उनकी जो एक खादिमा थी, उसने उनको कहा कि अली आपको जो है ना वो सैयदा फ़ातिमा के लिए ना निकाह का पैगाम भिजवा देना चाहिए। तो सैयदना अली ने कहा कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है देने के लिए, मेरे पास तो यानी हक महर के भी पैसे नहीं है, क्योंकि बहुत आप समझ लें कि बहुत ही वो यानी बहुत कम मीन्स में रहते जो है ना मतलब रहने वाले थे माशाल्लाह, बहुत हैंडसम थे, ना बहुत टॉल थे ना बहुत शॉर्ट थे, आँखें उनकी बयान की जाती हैं, बहुत खूबसूरत आँखें थीं और बहुत खुशशक्ल इंसान थे। तो उन्होंने कहा कि मैं किस मुँह से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जाऊँगा। तो उन्होंने कहा नहीं आप जाएँ, क्योंकि ना सैयदा फ़ातिमा के लिए रिश्ते आ रहे हैं, लोग जो ना प्रपोज कर रहे हैं, तो आप जाके बात कर दें, हो सकता है इसमें जो ना बहुत खैर का मामला होगा। तो आप बड़े हिचकिचाते हुए शर्माते हुए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी तो अल्लाह के रसूल हैं, अल्लाह के नबी हैं, उन्होंने भी देख लिया कि अब जो है ना सैयदना अली आए हैं तो कोई बात तो होगी। तो कहा अली खैरियत, आज किस वजह से तुम यहाँ तशरीफ़ लाए? तो सैयदना अली कहते हैं कि नबी का औ इतना था, नबी की यानी वो पर्सनैलिटी इतनी ओवरवेलमिंग थी कि मैं कुछ नहीं बोल सका। फिर दोबारा पूछा कि अली कोई हाजत है, कोई ज़रूरत है, आज को लगता है कुछ मांगने के लिए आए हो? तो कहते हैं मैंने आगे से कुछ नहीं बोला। तो फिर खुद ही कहते हैं क्या तुम्हें मेरी बेटी फ़ातिमा के रिश्ते के लिए तो नहीं आ गए? तो उन्होंने कहा कि जी या रसूल अल्लाह। तो फिर आपने कहा अच्छा बताओ तुम्हारे पास क्या है? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तो फिर नबी ने फरमाया उसका क्या हुआ, वो जो ज़रा मैंने तुम्हें दी थी? तो उन्होंने कहा हाँ वो अलबत्ता मेरे पास मौजूद है। तो उन्होंने कहा ऐसा करो उसी को बेचकर उसी से वो जो हक महर का वो वाला मामला कर लो। सैयदा फ़ातिमा के लिए आपने फरमाया कि उनको कुछ आपने कुछ बर्तन दिए, कुछ चीज़ें बेड शीट्स वगैरह दी कि ये उनके लिए। अब देखिए बड़ी सिंपल वेडिंग है, लेकिन थोड़ी देर के लिए बस अंदाज़ा लगाएं कि वो हाउस होल्ड कितना ब्लेसड है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचाजाद बेटे अब्दुल मुत्तलिब के यानी आप कह लें पोते, जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी पोते ही थे, और इसी तरह से आप देखें कि फैमिली में कौन है, उनकी औलाद कौन हो रही है, कितना ब्लेसड हाउस होल्ड है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि यार कि जो है ना अल्लाह से दुआ करते हुए कहा कि यानी कि या अल्लाह जो इनसे मोहब्बत करता है सैयदना अली से, हज़रत फ़ातिमा से, हसन और हुसैन से रज़ियल्लाहु अन्हुम अजमाइन, तो तू भी उनसे मोहब्बत करना। यानी हमारे ईमान का रिश्ता जोड़ दिया इनसे मोहब्बत करने के साथ। और आप देखेंगे जब वो रिश्ता होता है, वो शादी होती है, तो उसके बाद एक वक्त ऐसा आता है कि सैयदा फ़ातिमा जो है हालात तो घर के यानी उसमें समझें कि उनको काम भी करने पड़ते हैं, यानी आप समझ लें कि इस्लाम की शहज़ादी हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी हैं, और उनके ना काम कर करके ना हाथ फट जाते थे। आप सोचें कि यानी बहुत सारे हाउस होल्ड वर्क करने के बाद तो एक दिन उन्होंने कहा कि सैयदना अली ने कहा कि फ़ातिमा आज कुछ ऐसा मामला हुआ है कि नबी के पास कुछ ना जानवर भी आए हैं, माल जो है ना मवेशी भी आए हैं, कुछ खादिम भी आए हैं, तो ऐसा करते हैं जाके ना आप उनके पास जाओ और उनसे रिक्वेस्ट कर दो कि कुछ हमारे लिए कुछ जो है ना खादिम वगैरह कोई दे दें, कुछ हमें जो है ना माल मवेशी मिल जाएंगे, हमारा काम आसान हो जाएगा। तो कहती हैं ठीक है मैं जाके अपने जो है ना वालिद मोहतरम से बात करती हूँ। जब सैयदा फ़ातिमा वहाँ जाती हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछती हैं तो आपने कहा क्या मैं तुम्हें इससे बेहतर चीज़ ना दे दूँ फ़ातिमा, कैसे बेहतर चीज़ ना दे दूँ, यानी क्या तुम्हें दुनिया चाहिए या आखिरत चाहिए? तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह आखिरत के अलावा मुझे क्या चाहिए? तो क्योंकि ये है किसकी बेटी है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। तो आपने फरमाया कि 33 मरतबा पढ़ना सुबहान अल्लाह, 33 दफ़ा पढ़ना अल्हम्दुलिल्लाह और 34 दफ़ा पढ़ना अल्लाह अकबर, और तुम्हारी हर किस्म की यानी तुम्हारी हर किस्म की थकावट और मुश्किल के लिए ये काफ़ी होगा। तो आप ने बहुत खुशी से ये बात कबूल की, यानी लेने तो गई थी कोई खादिम आ जाए, कुछ माल मवेशी आ जाए, कुछ नहीं मिला, दुनिया लेने गई थी वापस चले गई। तो जब सैयदना अली के पास आई तो उन्होंने कहा कि फ़ातिमा आप तो ऐसे शख्स के पास गई थी जिन जैसा कोई सखी इंसान कोई नहीं है, जो इतना जनरस आदमी है, जो देता है तो फिर रोकता नहीं है, तो आप खाली हाथ कैसे आ गई और अपने वालिद से खाली हाथ आई? तो उन्होंने कहा नहीं खाली हाथ तो नहीं आई, बड़ी कोई चीज़ लेकर आई। उन्होंने कहा क्या लेके आई? उन्होंने कहा कि मुझे उन्होंने बताया सुभान अल्लाह, जिसको हम तस्बीह फ़ातिमा कहते हैं, सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाहु अकबर। तो सैयदना अली क्या कहते हैं क्या कमाल का सौदा किया, क्या कमाल का सौदा किया। आप सोचें जिस घर में बाप ऐसा हो, माँ ऐसी हो, तो सोचें बेटे फिर कैसे होंगे।
ये वो बेटे हैं जो जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं, और आपको फिर ऐसी फैमिली मिलती है। इसको कहते हैं ब्लेसेड हाउस होल्ड, इसको कहते हैं वो हाउस होल्ड जहाँ पे हस्बैंड भी वाइफ भी उनको पता है एग्जैक्टली हम किस चीज़ के लिए दुनिया में आए, हमारा पर्पस क्या है, क्या आखिर। बिल्कुल। और देखें ये तो चले उनके घर के मामलात की बात है, एक दफ़ा अब देखें हस्बैंड वाइफ में नोक झोंक भी हो जाती है, कभी कभार ऊंच नीच हो जाती है। तो एक दफ़ा ऐसी किसी बात पर छोटी सी कुछ हो गया मामला, सैयदना अली जो है बजाय बहस करने के या कुछ करने के, क्योंकि नबी की बेटी हैं, आराम से घर से बाहर निकल के मस्जिद में जाकर लेट गए। अब ये भी देखें कि मस्जिद उस ज़माने में कारपेटेड तो होती नहीं थी, ज़मीन पे मिट्टी पे लेटना पड़ता था। तो आप जो है घर से निकले और देखें कहाँ गए, किसी दोस्त के पास नहीं गए, किसी और जगह, मस्जिद में जाके ज़मीन पर लेट जाते हैं। और इस तरह ज़मीन पर लेटे कि अपने ना जिस्म के ऊपर ना यानी कपड़े खाक आलूद हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा फातिमा को मिलने गए, पूछा अली कहाँ है, उन्होंने कहा अली के साथ कुछ ऐसी बात हुई, वो उठ के चले गए, जो है ना गालिबन मस्जिद में होंगे। जब वहाँ जाते हैं देखते हैं कि सैयदना अली जो है वो जो है ना उनके जो है ना कपड़े खाक आलूद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बड़े प्यार से, बड़े हंसते हुए, बड़े मजाक करते हुए कहा कि या अबू तुराब, कि ए मिट्टी के बाप, यानी कि इस तरह की बात की। तो सैयदना अली जो है ना उनको उन्होंने उठाया, और सैयदना अली कहते हैं कि मेरे लिए जो सबसे फेवरेट जो मेरा नाम था ना, क्योंकि कुनियतें उनकी बहुत ज़्यादा हैं, नाम उनके बहुत ज़्यादा हैं, कहते हैं मेरा जो सबसे फेवरेट नाम था वो यही था अबू तुराब, कि जब मुझे कोई भी अबू तुराब पुकारता था ना तो मेरा दिल खुशी से मचल उठता था कि ये तो वो नाम है जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरा रखा है। और फिर ये वो यानी आपके फैमिली मेम्बर हैं, वो सहाबी रसूल हैं कि जिनको खैबर के मकाम पर ना नबी ने एक बिशारत दी थी, और सारे साहबा को बोला कि ये मार्का बड़ा मुश्किल था, खैबर का मकाम बड़ा डिफिकल्ट था। तो आपने कहा कल मैं एक ऐसे शख्स को झंडा दूंगा जिससे अल्लाह भी प्यार करते हैं, अल्लाह का रसूल भी प्यार करता है। और साहबा फरमाते हैं हम सारे, यानी हमें किसी को, ये फरमाया साहबा कहते हैं हमें किसी को भी ना पावर पोजीशन की चाहत नहीं थी, लेकिन उस रात को चाहत आ गई कि काश के सुबह हमारा नाम आ जाए। और कहते हैं हम सारे ऐसे गर्दनें ऊंची कर करके देख रहे थे जब नबी ने बुलाया कि फजर के बाद। तो आपने कहा कि ऐन अली, अली कहाँ है, अली कहाँ है। तो साहबा ने फरमाया कि वो पीछे, उस दिन उनकी आंख में कुछ ना प्रॉब्लम हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था। तो आपने फरमाया अली इधर आओ, अली को अपने पास बुलाया, आपने उनकी आंख पर दम किया, झंडा पकड़ाया, सुभान अल्लाह। और फिर वो वाक़या हमारे सामने है कि जो जूइश वॉरियर था एक बहुत बड़ा, जिसका नाम मरहब इब्न हारिस था, वो आगे खड़ा हो गया और वो आके ललकारना शुरू हो गया कि कौन है जो मेरे से गुजर के जाएगा। सैयदना अली जो है ना वो एक जगह आगे जाके अपने जो है ना दौरे खिलाफत में ये बात इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं मैंने आज तक कोई जंग नहीं हारा, आज तक कोई लड़ाई किसी के साथ मेरी हुई हो मैं हारा नहीं। और जब वो उसको जो है ना उसके साथ लड़ने जाते हैं तो मरहब जो है वो अपनी तरफ से बहुत ऊंची ऊंची बातें और बड़े बड़े बातें कहना, तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि मरहब मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा है। और आपको पता है ये इसके पीछे एक बड़ी हिकमत की बात है। हिकमत की बात यह है कि मरहब के ख्वाब में क्या आया था, और ये सैयदना अली को पता था, उसकी ख्वाब में गया था, उसका ख्वाब मशहूर था कि मरहब ने ख्वाब में देखा था कि मुझे एक शेर ने चीर फाड़ के रख दिया। और सैयदना अली ने जब ये कहा ना कि मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था, हैदर का मतलब है शेर, तो उन्होंने कहा मेरी माँ ने मेरा नाम हैदर रखा था, तो आज तेरा ख्वाब पूरा होना जा रहा है। और वही हुआ जो होना था, तो आपने उसको उड़ा के रख दिया। और इसी तरह से आगे जाके हम देखते हैं जो ग़ज़वा खंदक के ऊपर बैटल ऑफ द ट्रेंच में एक और जो सबसे माइटीएस्ट वॉरियर था ना अरबों का, उसका नाम था अमर इब्न अब्दी वद। ये अरबों के हाना समझ लें कि जो कहते हैं ना हैवी वेट चैंपियन था। और ये जब खंदक हुई भी, अब जारी बात है खंदक ऑब्वियसली वो उसको जो ना क्रॉस करना आसान नहीं था, वो घोड़े पे बैठा और अकेला ही उतर के आ गया और फिर मुसलमानों को ललकारना शुरू कर दिया कि कौन है जो मुझसे लड़ेगा आके। अब यकीन करें सन्नाटा था, कोई भी लड़ने के लिए तैयार नहीं था। सैयदना अली ने कहा अना या रसूल अल्लाह, मुझे आने दें। नबी ने कहा नहीं नहीं अली, ये अमर है। फिर कुछ देर के बाद आपने फिर वो लड़काना शुरू हो गया, उसने कुछ शेर व शायरी पढ़ना शुरू कर दी। फिर सैयदना अली खड़े होके, और वो उस टाइम पे बहुत नौजवान थे, यानी ही वाज हार्डली अपने अर्ली 20s में हो गए, और वो तो एक सीजनड वॉरियर था, और इतना बड़ा वॉरियर कि उसके पल्ले का कोई भी नहीं था इलाके में। तो आपने फिर कहा कि अना या रसूल अल्लाह, मुझे जाने दें या रसूल अल्लाह। आपने कहा नहीं अली, ये वो अमर है। फिर तीसरी दफ़ा फिर उसने कुछ ललकारा, फिर आपने नबी को पकड़ा और कहा या रसूल अल्लाह, मुझे बस जाने दें। आपने कहा अली वो अमर है। तो फिर सैयदना अली ने कहा तो क्या हुआ, वो अमर है, सुभान अल्लाह। और फिर आप निकलते हैं और वो कहते हैं कि वो ललकारते हुए वहाँ पे गए उसको, और आपने कहा कि आज तुमने मेरे आज ये जो जंग होगी ये तारीख इसकी गवाह होगी, और माएँ अपने बच्चों को ये कहानियाँ सुनाया करेगी। अमर इब्न अब्दी वद जो है वो अपने घोड़े से छलांग मार के उतरता है, और जब वो उतरता है तो ऐसे मिट्टी का गुबार उड़ता है, और उस गुबार के अंदर ही एकदम से तलवारें चलना शुरू होती हैं। जब डस्ट सेटल होती है देखते हैं कि अमर इब्न अब्दी वद का जिस्म ज़मीन पर पड़ा हुआ है और सैयदना अली ऊपर खड़े हुए हैं। सुभान अल्लाह। ये आप देखें कि वो शख्स, मैंने कहा था ना पर्सनैलिटी के एस्पेक्ट्स को आप देखें, यानी अगर आप अकल की बात करें, अगर आप शऊर की बात करें, अगर आप इंटेलेक्ट की बात करें, तो उनसे ज़्यादा इंटेलेक्चुअल बंदा नहीं मिलेगा आपको। अगर आप बहादुरी की बात करें, उनसे ज़्यादा शुजा बंदा नहीं मिलेगा आपको। और खैबर के मकाम पर, यानी हदीस में आता है कि वो खैबर का जो दरवाज़ा था वो इतना भारी था जिसका वजन यानी 7 लोग उठाते होंगे, एक हाथ से उसको शील्ड बना के इस्तेमाल करने वाले। तो ये कारनामे ऐसे हैं, आप हम बात करना शुरू करें
रात हो जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह उनके फुटस्टेप्स में चलना यही हमारे लिए एक बहुत बड़ा मसला रहा है। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ आज मौजूद थे। इसी के साथ ये नशिस्त तमाम, कल दोबारा मुलाकात करेंगे। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।